हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अनीका अच्छी तरह से जानती थी कि क्रिस्टोफर ने बड़ी ही चालाकी से अनीका को वहां तक बुलाया था। अलग अलग गाड़ियों और फिर बीच में से बस में ट्रैवल करवाकर क्रिस्टोफर ने इस बात को पक्का कर लिया था कि चाहकर भी रोहित और उसके आदमी ये पता नहीं लगा पाए कि आखिर अनीका कहाँ गई थी। क्रिस्टोफर ने अनीका से कहा, तुम्हारे सामने जो बढ़िया सा जहाज नज़र आ रहा है उसी में मैं और अलेक्जेंडर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जहाज़ के बीचों बीच एक लंबी सी रस्सी टांग रखी है। तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बस वो रस्सी पकड़ो और चढ़कर जहाज़ में दाखिल हो जाओ। अनीका अब अच्छी तरह से जान चुकी थी कि वो पूरी तरह से क्रिस्टोफर के चंगुल में फंस चुकी थी। क्रिस्टोफर के चंगुल से बाहर निकलना अनीका के लिए इस वक्त मुमकिन नहीं था। अब अलेक्जेंडर को बचाने के लिए अनीका को क्रिस्टोफर की बात माननी ही थी। मगर तभी अचानक फ़ोन के जरिए अनीका को क्रिस्टोफर के एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। उस आदमी ने क्रिस्टोफर से कहा, बॉस, एक गड़बड़ हो गई है। ये काफ़ी पुराना जहाज़ है। इसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई है और हम इसे समुद्र में नहीं उतार सकते। उस आदमी की बात सुनकर भी क्रिस्टोफर की काफ़ी रिलैक्स लग रहा था। उस आदमी से बात करते हुए क्रिस्टोफर ने कहा, अरे तो इसमें मेरे पास आने की क्या ज़रूरत है। जिस आदमी के पास पैसों की कमी न हो उसे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी के अभी अगल बगल में खड़ी कोई भी शिप खरीद लो। अगर 4 गुना पैसा चुकाओगे तो कोई भी मालिक तुम्हें अपनी शिप सौंप देगा। तभी उस आदमी ने क्रिस्टोफर से कहा, सर वही तो मेन प्रॉब्लम है। हमारे सारे बैंक अकाउंट सील कर दिए गए हैं। उसमें फंड की कमी के कारण हम कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं। क्रिस्टोफर ने हैरान होते हुए अपने आदमी से पूछा, मगर ऐसा कैसे हो सकता है। अरे इंपीरियल ग्रुप कंगाल नहीं हो सकता। वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल ग्रुप है। वहाँ फंड की कमी कैसे हो सकती है। तभी उस आदमी ने धीमी आवाज़ में क्रिस्टोफर से कहा, सर इंपीरियल ग्रुप को तो फंड की कमी नहीं हो सकती, मगर मुझे लगता है कि किंग ने इंपीरियल ग्रुप से हमें मिलने वाले पैसों पर रोक लगा दी है। हम पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं। फिर क्रिस्टोफर ने अपने आदमी से कहा, ये किंग इतनी आसानी से मुझे अपना मिशन पूरा करने नहीं देगा। अनीका ने फ़ोन पर सारी बातें सुन ली थी, इसलिए क्रिस्टोफर जब लंबे वक्त पर फ़ोन पर खामोश रहा तो अनीका ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए क्रिस्टोफर से कहा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सौदा कर सकती हूँ जिससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्रिस्टोफर फ़ोन पर खामोश रहा। वो अनीका का सौदा अच्छी तरह से समझना चाहता था। अनीका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए क्रिस्टोफर से कहा, देखो मैं तुम्हें इतने पैसे दे सकती हूँ कि तुम आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सकते हो। मुझे V16 पावर ड्रग का वो आखिरी डोज भी नहीं चाहिए। मुझे बस अलेक्जेंडर दे दो। मैं अलेक्जेंडर को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि तुम जहाज़ तो क्या दुनिया के किसी भी कोने में एक छोटा मोटा आइलैंड खरीद कर अपनी ज़िंदगी आराम से बिता सकते हो। V16 पावर ड्रग भी तुम्हारा और पैसे भी तुम्हारे। बस अलेक्जेंडर मुझे वापस कर दो। अनीका अच्छी तरह से जानती थी कि क्रिस्टोफर के पास इस वक्त उसका सौदा मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अनीका ने V16 पावर ड्रग का सौदा भी सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो जानती थी कि V16 पावर ड्रग हासिल करने के बाद क्रिस्टोफर इतने वक्त तक रुका नहीं होगा। क्रिस्टोफर ने जरूर अब तक अपने शरीर में V16 पावर ड्रग को इंजेक्ट कर लिया होगा। अनीका अच्छी तरह से जानती थी कि अलेक्जेंडर को बचाने के लिए अब उसे V16 पावर ड्रग नहीं मिलने वाला था। अनीका का सौदा सुनकर हैरान क्रिस्टोफर ने अनीका से पूछा, चलो पैसों के मामले में तुम्हारा सौदा समझ सकता हूँ, मगर तुम इतनी आसानी से V16 पावर ड्रग देने को क्यों राजी हो गई। इस बात का जवाब देते हुए अनीका ने क्रिस्टोफर से कहा, देखो अलेक्जेंडर के नसीब में अगर यही लिखा है तो यही सही। मैं एक डॉक्टर हूँ। दूसरे कई तरीके हैं मेरे पास अपने बेटे की जान बचाने के लिए। बस तुम मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। अनीका ने मन ही मन सोच लिया था कि अगर V16 पावर ड्रग को अब हासिल करना नामुमकिन हो गया था तो कम से कम अलेक्जेंडर को अपने साथ रखकर वो अलेक्जेंडर की बची हुई छोटी सी ज़िंदगी में उसे वो प्यार देगी जिससे अलेक्जेंडर इतने सालों तक दूर रहा था। अनीका अब अलेक्जेंडर से एक पल के लिए भी बिछड़ना नहीं चाहती थी। अलेक्जेंडर के बारे में सोच सोच कर अनीका की आंखें भरने लगी थी, मगर वो अच्छी तरह से जानती थी कि इस वक्त इमोशन से ज़्यादा उसे प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना बेहद ज़रूरी था। क्रिस्टोफर के चंगुल से अलेक्जेंडर को बचाने के लिए अनीका को कोई न कोई तरकीब सोचनी थी। अनीका ने क्रिस्टोफर को जो ऑफ़र दी थी उसमें हर तरह से क्रिस्टोफर की जीत थी। एक तरह से अनीका ने क्रिस्टोफर को वो दे दिया था जो हमेशा से क्रिस्टोफर ने चाहा था, बेशुमार पैसा और V16 पावर ड्रग के सारे पावर्स।
इतने पैसे और इतना पावर लेकर क्रिस्टोफर दुनिया में कहीं भी जा सकता था। अनिका की ऑफर सुनकर कुछ देर फोन पर खामोश रहने के बाद क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, सचमुच तुम्हारी ऑफर गजब की है, ठुकराने का तो कोई चांस ही नहीं। मगर मेरा नाम भी क्रिस्टोफर है, इतनी आसानी से तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा। मुझे तुम्हारी ये ऑफर मंजूर नहीं है। मैं किसी भी हालत में तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ। यही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। क्रिस्टोफर की बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। अनिका को समझ में नहीं आ रहा था कि क्रिस्टोफर को सब कुछ मिलने के बावजूद वो इस तरह की जिद क्यों कर रहा था। क्रिस्टोफर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, एक काम करो, वो पीछे वाले वेयर हाउस में जाकर मेरा इंतज़ार करो। मैं वहीं अपने आदमियों को भेजता हूँ, वो तुम्हें मुझ तक पहुँचा देंगे। एक लंबी सांस छोड़ते हुए क्रिस्टोफर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अब क्रिस्टोफर किस तरह का खेल खेल रहा था, मगर अलेक्जेंडर की सलामती के लिए अनिका को क्रिस्टोफर की बात माननी ही थी। अनिका जब उस पुराने वेयर हाउस में पहुंची तो अनिका ने देखा कि चारों ओर जंग लगे कंटेनर्स पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से उस वेयर हाउस में किसी भी इंसान ने कदम नहीं रखा था। एक के ऊपर एक रखे बड़े बड़े कंटेनर्स की ऊंचाई किसी 10 मंजिला इमारत से कम नहीं थी। अनिका उस वेयर हाउस के बीचों बीच जाकर खड़ी हो गई। वेयर हाउस में चारों तरफ कोई नज़र नहीं आ रहा था। अनिका को क्रिस्टोफर ने जो फ़ोन दिया था उस फ़ोन में भी कीपैड नहीं था। वो चाहकर भी किसी को फ़ोन नहीं लगा सकती थी। अनिका किसी तरह रोहित को इशारा या कोई सिग्नल भेजना चाहती थी जिससे रोहित और उसके आदमी अनिका तक पहुंच सके, मगर अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि जो फ़ोन उसके हाथ में था उस फ़ोन के ज़रिए रोहित तक सिग्नल पहुंचाना नामुमकिन था। अनिका जो हमेशा ही होशियार और सतर्क रहती थी, आज खुद उस अनिका को ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। अनिका को अपनी जान की परवाह नहीं थी, मगर अनिका जानती थी कि क्रिस्टोफर इस किस्म का खतरनाक आदमी था। वो अपना मकसद पूरा होने के बाद अलेक्जेंडर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अनिका अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि रोहित का प्लान क्या था। खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग को रोककर रोहित ने पहले ही क्रिस्टोफर को कंगाल कर दिया था। रोहित ने सोचा होगा कि क्रिस्टोफर की फंडिंग को रोकने के बाद वो क्रिस्टोफर को अपने खतरनाक प्लान में कामयाब होने से रोक लेगा, मगर खुद अनिका ने भी ये नहीं सोचा था कि रोहित की पूरी प्लानिंग समझने के बावजूद क्रिस्टोफर इस तरह से पलट जाएगा। जैसे ही अनिका को पता चला कि क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को फंड की कमी महसूस होने लगी थी, तब अनिका ने रोहित का प्लान समझ लिया था और उसी प्लान को आगे बढ़ाते हुए अनिका ने क्रिस्टोफर को लुभावनी ऑफर दे दी थी। अनिका जानती थी कि क्रिस्टोफर के पास अनिका की ऑफर मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, मगर क्रिस्टोफर ने ऑफर ठुकराकर अनिका को चौंका दिया था। अनिका लगभग आधे घंटे तक उस वीरान वेयर हाउस में क्रिस्टोफर या उसके आदमियों का इंतजार करती रही, मगर काफ़ी देर तक उस वेयर हाउस में कोई नज़र नहीं आया। तभी अचानक वेयर हाउस के बीचों बीच खड़ी अनिका को नन्हे से अलेक्जेंडर की आवाज़ सुनाई देने लगी। नन्हा सा अलेक्जेंडर अनिका को पुकारते हुए कह रहा था, मम्मा मैं यहाँ हूँ। खाली वेयर हाउस में नन्हे से अलेक्जेंडर की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से गूंजने लगी। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आवाज़ किस ओर से आ रही थी, क्योंकि अनिका वेयर हाउस के बीचों बीच खड़ी थी। अलेक्जेंडर की आवाज़ हर जगह से गूंज रही थी। वेयर हाउस की दीवारों से टकराकर अनिका को अलेक्जेंडर की आवाज़ हर कोने से सुनाई दे रही थी। अनिका चिल्ला चिल्लाकर अलेक्जेंडर को पूछने लगी, बेटा कहाँ हो, मैं तुम्हें बचा लूँगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। तभी अचानक अनिका के कानों पर किसी के दौड़ने की आवाज़ पड़ी, मगर वो दौड़ने की आवाज़ भी वेयर हाउस की दीवारों से टकराकर हर तरफ से गूंजने लगी। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि उसे अलेक्जेंडर को बचाने के लिए किस दिशा में आगे बढ़ना है। अनिका ज़ोर ज़ोर से अलेक्जेंडर को पुकारती रही, मगर अब अलेक्जेंडर की आवाज़ नहीं आ रही थी। अनिका ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्लाकर कहने लगी, क्रिस्टोफर अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अनिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ज़िंदगी में कभी इतनी लाचार और बेबस होगी। तभी अचानक अनिका के कानों पर वेयर हाउस के पीछे वाले दरवाजे के खुलने की आवाज़ पड़ी। दरवाज़ा काफ़ी पुराना था, जिस पर जंग लग चुका था, जिसकी वजह से दरवाज़ा काफ़ी धीरे धीरे खुल रहा था। दरवाज़ा खुलते ही बाहर की तेज़ रोशनी अनिका की आंखों पर पड़ने लगी। तेज़ रोशनी की वजह से अनिका को आने वाले शख्स का चेहरा तो नहीं नज़र आ रहा था, मगर कदमों की आहट से अनिका को अंदाज़ा हो रहा था कि वो शख्स लगातार अनिका की ओर अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। धीरे धीरे अनिका को आने वाले शख्स का चेहरा धुंधला धुंधला सा नज़र आने लगा। जब वो शख्स अनिका के ठीक सामने आया तब अनिका ये देखकर हैरान हो गई कि उसके सामने जो आदमी खड़ा था वो आशीष डोगरा था। आशीष ने अनिका को देखते हुए अपने चेहरे से चश्मा उतारा और तेज़ सांसें लेते हुए अनिका से पूछने लगा,
क्या हुआ अनीका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्रिस्टोफर ने मुझे बताया कि मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊं। तुम्हें इतना बड़ा खतरा मोल लेकर अकेले क्रिस्टोफर को मिलने नहीं आना चाहिए था। अनीका हैरानी से आशीष के चेहरे को देखने लगी। आशीष के चेहरे पर अनीका के लिए चिंता साफ नजर आ रही थी। आशीष ने अपना चश्मा फिर से पहनते हुए अपना सर झुकाकर अनीका से कहा, देखो अनीका, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अलेक्जेंडर क्रिस्टोफर के कब्जे में है, मगर तुम चिंता मत करना। कुछ देर आशीष को गौर से देखने के बाद अनीका ने अचानक ही आशीष से कहा, अभी अपने चेहरे से नकाब हटा दो क्रिस्टोफर और खुल के बात करो। अनीका की बात सुनकर आशीष हैरान रह गया। अनीका की बात सुनकर आशीष कुछ देर के लिए गौर से अनीका को देखता रहा। धीरे धीरे आशीष के चेहरे के रिएक्शन बदलने लगे। उसकी आंखें जुनून से लाल होने लगी और चेहरा कांपने लगा। आशीष को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर का जानवर जाग रहा था। कुछ देर तक अनीका को घूर घूर कर देखने के बाद आशीष ने अचानक ही अपने चेहरे से चश्मे को उतारा और उसे ज़मीन पर फेंक दिया। हमेशा ही सॉफ्ट और जेंटल नजर आने वाला आशीष आज कुछ अलग ही लग रहा था। उसके मासूम से चेहरे पर हैवानियत झलकने लगी थी। धीरे धीरे आशीष ने अपनी इन शर्ट बाहर निकाली और स्लीव्स के बटन खोलकर स्लीव ऊपर चढ़ाने लगा। आशीष के चेहरे के हाव भाव को देखकर अनीका ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख दिए और आशीष से कहा, थक चुके होगे तुम एक्टिंग कर करके, अब और एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो मुझे बताओ कि अलेक्जेंडर कहाँ है? अनीका का सवाल सुनते ही आशीष ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अनीका से कहा, अरे बस करो, क्या ये अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया तुमने, मगर 25 बार अलेक्जेंडर का नाम पुकार चुकी हो। अनीका जब से आशीष को मिली थी वो हमेशा ही उसे एक जेंटलमैन नजर आया था। आशीष के कपड़े पहनने का तरीका, उसके बात करने का ढंग, सब कुछ काफ़ी एलिगेंट था। मगर आज जो आदमी अनीका के सामने खड़ा था वो आशीष नहीं था। आशीष की आवाज़ में अब हैवानियत नजर आ रही थी। अपना एक पाँव जोर से ज़मीन पर पटकते हुए आशीष ने अनीका से कहा, तुम्हें अगर अलेक्जेंडर चाहिए तो चलो, पहले मुझे अपना मालिक बुलाओ। पहले मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाऊंगा और उसके बाद आगे की बात करेंगे। इतने दिनों से तुम्हें अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा हूं मगर तुम मानती ही नहीं। मगर पहले ही तुमने मुझे अपना मालिक बना लिया होता तो बात यहां तक पहुंचती ही नहीं। आशीष को देखकर अनीका को अंदाजा हो गया था कि आशीष के सर पर खून सवार था। अनीका अच्छी तरह से जानती थी कि आशीष के मन में अनीका के लिए काफ़ी फीलिंग्स थी, मगर वो फीलिंग्स अब जहर में बदल गई थी। ये बात अनीका भी नहीं जानती थी। आशीष कुछ देर तक एक जंगली भेड़िए की तरह वेयर हाउस में यहाँ से वहाँ घूमता रहा। मन ही मन कुछ सोचने के बाद वो अचानक ही तेज सांसें लेने लगा और अनीका को घूर घूर कर देखने लगा। अनीका समझ चुकी थी कि आशीष किसी भी वक्त अनीका पर अटैक कर सकता था, इसलिए अनीका भी अपना डिफेंस करने के लिए तैयार हो चुकी थी। अचानक आशीष जोर से किसी जंगली भेड़िए की तरह दहाड़ा और अनीका की ओर दौड़ पड़ा। अनीका भी अपना डिफेंस करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। अनीका ये भी जानती थी कि सिर्फ आशीष जानता था कि अलेक्जेंडर कहाँ था, इसलिए अपना डिफेंस करते वक्त अनीका को यह भी ध्यान रखना था कि वो आशीष की जान ना ले ले। अनीका को समझ नहीं आ रहा था कि अपने सामने खड़े राक्षस को वो क्या कहकर पुकारे, आशीष या क्रिस्टोफर। मगर वो जो कोई भी था, कल तक जिसकी आंखों में अनीका के लिए प्यार नजर आता था, आज उसकी आंखों में अनीका के लिए बेहद जुनून नजर आ रहा था। जैसे ही आशीष दौड़कर अनीका पर अटैक करने के लिए अनीका के बिल्कुल करीब पहुंचा, तब आशीष ने एक जोर की छलांग लगाई और अपने हाथों की पूरी ताकत इस्तेमाल करके अनीका के सिर पर मुक्का मारने की कोशिश की। मगर इससे पहले कि आशीष का मुक्का अनीका के चेहरे पर लगता, आशीष के ही दूसरे हाथ में एक हाथ को ऐसा करने से रोक लिया। आशीष ने अपने आप को एक ही झटके से ज़मीन पर गिरा दिया। ज़मीन से खड़े होते हुए आशीष ने बगल में पड़ा हुआ चश्मा उठाकर अपनी आंखों पर लगा दिया और अपने एक हाथ से अपना कॉलर पकड़ते हुए कहने लगा, क्रिस्टोफर, अगर तुमने अनीका को चोट पहुंचाने की कोशिश की है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाने दो उसे, उसका कोई कसूर नहीं है। आशीष को अपने ही साथ लड़ते हुए देखकर अनीका चौंक गई। अचानक ही आशीष ने जिस हाथ में अपने कॉलर को पकड़ा था, उस हाथ को दूसरे हाथ से झटकते हुए उसने आपसे कहा, देखो आशीष, मेरे रास्ते में मत आना। आज मेरे सर पर खून सवार है। आज मैं किसी भी हालत में इस लड़की को अपना गुलाम बनाकर रहूँगा। तुम्हारी कमजोरी को अब मैं अपने मिशन का पत्थर नहीं बनने दूंगा। ये कहते हुए आशीष ने अपने ही चश्मे उतार कर ज़मीन पर फेंक दिए। कुछ देर बाद आशीष ने फिर से ज़मीन पर पड़े हुए चश्मों को उठाकर पहन लिया और अपने आप को मारते हुए कहने लगा, देखो अलेक्जेंडर को जाने दो, वो एक छोटा बच्चा है, वो अनीका का बेटा है। उन दोनों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा?
कुछ देर के लिए आशीष अपने ही साथ एक आर्गुमेंट में उलझ पड़ा। आशीष की इस हरकत को देखकर अनिका की आंखें फटी की फटी रह गई। अनिका एक डॉक्टर थी, वो अच्छी तरह से समझ सकती थी कि मानसिक तौर पर अगर कोई इंसान इस तरह से बिहेव करने लगे उसका क्या मतलब था। अनिका के सामने जो इंसान खड़ा था वो न सिर्फ आशीष था बल्कि वो क्रिस्टोफर भी था। आशीष स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार था। कुछ देर बाद आशीष ने अपने ही साथ लड़ते हुए अपने ही शरीर पर लातों और घूंसों से वार करना शुरू कर दिया। अपने साथ कुछ देर हाथापाई करने के बाद आशीष धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया। आशीष के शरीर में कोई मूवमेंट नहीं नजर आ रही थी। जब अनिका धीरे धीरे आशीष के पास गई तब अचानक ही आशीष झटके से अपनी जगह से उठा और जोर जोर से खांसने लगा। अनिका बड़े ही ध्यान से आशीष के चेहरे को देख रही थी। अनिका ये कन्फर्म करना चाहती थी कि इस वक्त उसके सामने जो आदमी खड़ा था वो आशीष था या क्रिस्टोफर। अपने ही साथ लड़ते हुए आशीष के चश्मे ज़मीन पर गिर गए थे। ज़मीन पर गिरे चश्मे को उठाकर वो अपने शर्ट पर लगी धूल को पोंछने लगा और अनिका से कहने लगा, डरो मत, मैं आशीष हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि अपने सामने खड़े इंसान पर उसे भरोसा करना भी चाहिए या नहीं। अनिका ने धीमी आवाज़ में अपने सामने खड़े इंसान से पूछा, तुम कौन हो, आशीष डोगरा या क्रिस्टोफर? अनिका के सवाल पर आशीष कुछ देर के लिए अपना सिर झुकाकर बस खड़ा रहा। अनिका ने जब गौर से आशीष के चेहरे की ओर देखा तो आशीष का चेहरा अब फिर बिल्कुल पहले वाले आशीष की तरह नजर आ रहा था। उसकी आंखों में बेहद शर्मिंदगी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने किए पर काफ़ी पछतावा हो रहा था। कुछ देर बाद अपनी नज़रें उठाकर आशीष ने अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं आशीष हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हैरान अनिका ने अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद आशीष से कहा, इसका मतलब ये हुआ कि आशीष और क्रिस्टोफर दोनों तुम ही हो। आशीष अब अच्छी तरह से जान चुका था कि अनिका से कुछ भी छुपाने का कोई मतलब नहीं था। आशीष ने अनिका से दूर जाते हुए धीमी आवाज़ में अनिका से कहा, मैं जब 6 साल का था तब क्रिस्टोफर का जन्म हुआ था। तब से लेकर अब तक क्रिस्टोफर मेरे साथ ही रहता है, मेरे ही शरीर और मेरे ही मन के अंदर। मैंने बार बार उसे धमकी देने की कोशिश की, अगर वो तुम्हें परेशान करना बंद नहीं करेगा तो मैं इस शरीर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। मगर क्रिस्टोफर किसी से नहीं डरता, मुझसे भी नहीं, मौत से भी नहीं। अनिका एक डॉक्टर होने के नाते अच्छी तरह से समझ सकती थी कि स्प्लिट पर्सनैलिटी वाले पेशेंट्स क्या महसूस करते थे। वो इस वक्त अच्छी तरह से जानती थी कि जो हरकतें क्रिस्टोफर किया करता था उनका आशीष के साथ कोई लेना देना नहीं था। आशीष एक पूरी तरह से अलग इंसान था, जबकि क्रिस्टोफर आशीष के ही मन के अंदर पैदा हुआ एक और शख्स था। मगर अक्सर ऐसी पर्सनैलिटी एक इंसान के अंदर पैदा होने का कोई कारण होता था, कोई ऐसा कारण जिसका उस इंसान की ज़िंदगी से बहुत गहरा नाता था। अनिका ने धीमी आवाज़ में आशीष से पूछा, ये क्रिस्टोफर का जन्म कैसे हुआ? आशीष अच्छी तरह से समझ सकता था कि अनिका उसे क्या पूछना चाहती थी। आशीष ने अपना सर झुकाकर अनिका से कहा, जब बचपन में मुझे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के तौर पर किडनैप कर लिया गया, अंधेरे कमरे में कैद कर लिया गया, उस वक्त मैं काफ़ी घबराया हुआ था। एक के बाद एक सारे बच्चों को ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के तौर पर पाउडर ड्रग का इंजेक्शन लगाया गया। मेरे इर्द गिर्द एक के बाद एक बच्चों की मौत होने लगी। ये सब कुछ देखकर मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे बहुत जल्द मेरी भी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मेरे मन का डर बढ़ता गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं सारे बच्चों से सबसे ज़्यादा कमज़ोर था। बाकी बच्चे काफ़ी आसानी से मुझे डराने धमकाने में कामयाब हो जाते, मगर अपने आप को बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर पाता था। फिर एक के बाद एक उन बच्चों की मौत होने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि किसी भी पल मेरी भी मौत हो सकती है। कुछ बच्चों के शरीर के अंदर पावर ड्रग ने ऐसे बदलाव लाए थे कि उनके शरीर में जंगली जानवरों जैसी ताकत आ गई थी। वो बच्चे दूसरे बच्चों को मारते हैं, कभी कभी इतना मारते कि उन बच्चों की मार की वजह से कई बच्चों की मौत हो गई थी। ये बात बिल्कुल सच है। पावर ड्रग के साइड इफ़ेक्ट में जितने बच्चों की जान गई है उतने ही बच्चे एक दूसरे के साथ लड़कर मरे हैं। बस ठीक उसी वक्त क्रिस्टोफर ने मेरे अंदर जन्म लिया। पहले तो क्रिस्टोफर मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ था। मेरी ज़िंदगी में आई हर मुसीबत को वो काफ़ी आसानी से सॉल्व कर देता। वो किसी से नहीं डरता था। जो बच्चे मुझ पर जोर आजमाइश करते थे और मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया करते थे, उन बच्चों को क्रिस्टोफर आसानी से अपने काबू में कर लेता था। क्रिस्टोफर के आने के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मुझे एक नई ज़िंदगी मिल गई थी। क्रिस्टोफर मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया। वो हमेशा मुझसे कहता था कि अगर ज़िंदगी में मुझे कभी भी उसके सहारे की ज़रूरत हो तो बस वो मेरी मदद करने के लिए हाजिर हो जाएगा। मैं भी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सेफ महसूस करने लगा था।
बस उस दिन के बाद अचानक मुझे ज़िंदगी जीने का एक नया मकसद नज़र आने लगा। मैं भी जीना चाहता था। जब मैं अपने आप को कमज़ोर या अकेला समझा करता था, तब न जाने कहाँ से क्रिस्टोफर आ जाता था। वो हमेशा से मेरी मदद करता था, मगर देखते ही देखते क्रिस्टोफर मेरी अपनी पर्सनैलिटी पर भारी पड़ने लगा। वो मुझे काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करने लगा। अगर मैं ज़रा सा भी घबराहट महसूस करता तो तुरंत क्रिस्टोफर मुझ पर हावी हो जाता है। कहीं ना कहीं जिस क्रिस्टोफर ने मुझे जीने की ताकत दी थी, उसी क्रिस्टोफर की वजह से मेरे मन का डर बढ़ता गया। जैसे जैसे मेरा डर बढ़ता गया, मेरे ऊपर क्रिस्टोफर का काबू और भी ज़्यादा मजबूत होता गया। मेरा यकीन मानो अनीका, मैं तुम्हें और अलेक्जेंडर को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, मगर क्रिस्टोफर से लड़ने का मेरे पास कोई तरीका नहीं था। क्रिस्टोफर ने मेरे ऊपर इस तरह से कब्जा कर लिया है मानो क्रिस्टोफर ने मुझे अपने ही शरीर में जकड़ रखा है। अनीका अच्छी तरह से समझ सकती थी कि आशीष उससे क्या कहना चाहता था। अनीका इस तरह के पेशेंट्स की हालत अच्छी तरह से समझ सकती थी। अनीका कुछ देर तक हैरान होकर आशीष को देखती रही। आशीष ने अटकती हुई आवाज़ में अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरी ऐसी हालत का जिम्मेदार सिर्फ एक आदमी है, वो है किंग। मैं जितना क्रिस्टोफर से नफरत नहीं करता, उससे कहीं ज़्यादा किंग से नफरत करता हूँ। औरतों के साथ ज़बरदस्ती करना और उन्हें ज़बरदस्ती अपने बच्चों की माँ बनाना जैसे किंग का शौक़ हो गया था। फिर अपने ही बच्चों को ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का भाग बनाकर वो एक अंधेरे कमरे में कैद कर लेता। उस कमरे में जितने छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे, उसमें से कई बच्चे मेरे भाई बहन थे। किंग ने कई औरतों के साथ ज़बरदस्ती करके उन्हें माँ बनाया था। ये बात क्रिस्टोफर भी अच्छी तरह से जानता है और इसलिए वो किंग के साथ बदला लेना चाहता है। मगर किंग से बदला लेने की हवस में क्रिस्टोफर कब खुद किंग जितना हैवान हो गया, ये खुद क्रिस्टोफर भी नहीं जानता। मगर मेरी अंधेरी ज़िंदगी में तुम्हारी माँ ने मुझे रोशनी दिखाई थी। उस वक्त तुम्हारी माँ ने ही मुझे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के चंगुल से बचाया था। मैं तुम्हारी माँ के एहसानों को कभी नहीं भूल सकता। तुम्हारी माँ में वो हिम्मत थी जो खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से भी टकरा सकती थी। खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को चकमा देने के बाद तुम्हारी माँ मुझे भी अपने साथ उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से लेकर निकली। मेरा यकीन मानो अनीका, तुम्हारी माँ के इतने एहसान हैं मेरे ऊपर कि मैं चाहकर भी तुम्हें चोट पहुँचाने की कोशिश नहीं कर सकता। अनीका को धीरे धीरे आशीष की हर बात पर यकीन होने लगा था। वो अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि आशीष अपनी ही स्प्लिट पर्सनैलिटी के हाथों मजबूर था। क्रिस्टोफर जब भी आता था वो आशीष पर हावी हो जाता था। आशीष जब भी अपने आप को कमज़ोर महसूस करता, क्रिस्टोफर उसके दिमाग पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लेता था। आशीष ने अपनी नज़रें झुकाते हुए अनीका से कहा, मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ काफ़ी रिलैक्स महसूस करता हूँ और इसलिए कभी तुम्हारे सामने क्रिस्टोफर बाहर नहीं आया। मगर आज जब तुमने वो ऑफ़र दी कि तुम क्रिस्टोफर को पैसे देकर अलेक्जेंडर को अपने साथ ले जाओगी और हमेशा हमेशा के लिए मुझसे और क्रिस्टोफर से दूर हो जाओगी, तो कहीं ना कहीं मेरे मन का डर बढ़ने लगा। तुमसे दूर होना मानो मेरे लिए एक मानसिक कमजोरी है और उसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर क्रिस्टोफर ने मेरे दिमाग पर काबू कर लिया और तुम पर अटैक कर दिया। मगर आज ज़िंदगी में पहली बार मैंने क्रिस्टोफर को रोका। क्रिस्टोफर की पर्सनैलिटी पर काबू पाने का ये मेरा पहला कदम था। आशीष की पूरी बात सुनने के बाद अनीका को ये तो पता चल गया था कि आशीष अनीका के अतीत से जुड़ी कई पुरानी बातें जानता था। अनीका किसी भी हालत में अपनी प्रेगनेंसी का राज जानना चाहती थी। अनीका ने आशीष से पूछा, क्या तुम मेरी प्रेगनेंसी का राज जानते हो? मैं रोहित के बच्चों की माँ कैसे बनी? आशीष ने अनीका की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ मैं जानता हूँ। आशीष डोगरा की बातों को सुनकर अनीका कहीं न कहीं समझ गई थी कि आशीष को जरूर अनीका के अतीत के बारे में बहुत कुछ पता था। अनीका की आंखों में आंखें डालकर आशीष ने कहा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उन सब का गवाह मैं हूँ। तुम्हारी प्रेगनेंसी से जुड़े सारे राज मैं जानता हूँ। मगर 6 साल पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था ये जानने के लिए तुम्हें सालों पहले तुम्हारी और मेरी माँ के साथ क्या हुआ था ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं किंग से नफरत करता हूँ। उस नफ़रत की एक बहुत गहरी वजह है। मेरी माँ की शादी डोगरा परिवार में हुई थी, मगर शादी के कुछ ही महीनों बाद किंग ने मेरी माँ को अगवा कर लिया। मेरी माँ की ही तरह कई जवान लड़कियों को किंग ने दुनिया के हर कोने से अगवा करवाया था। कई दिनों तक मेरी माँ और मेरी माँ जैसी कई लड़कियों को किंग ने बंदी बनाकर रखा। वो जब चाहे किसी भी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करता, उन्हें अपने बच्चों की ज़बरदस्ती माँ बनाता और फिर उन्हीं बच्चों को ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के लिए लैब में भेज देता। मेरा जन्म भी किंग की ज़बरदस्ती का नतीजा था। किंग काफ़ी ताकतवर था, इसके लिए उसके खिलाफ जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। किंग से दुश्मनी मोल लेने का मतलब ये होता था कि पूरे परिवार की जान को खतरे में डालना।
मेरे जन्म के बाद मेरे नाम के पीछे डोगरा परिवार का नाम लगा दिया गया। मैंने भी हमेशा ही अपने आप को डोगरा परिवार का हिस्सा ही समझा, मगर मन ही मन किंग के लिए मेरे मन में नफरत बढ़ती गई। मुझे भी बाकी बच्चों की तरह ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का शिकार बनाया गया। मेरे अंदर पावर ड्रग को इंजेक्ट कर दिया गया। पावर ड्रग के 15 डोज यानी कि V15 पावर ड्रग बनाने के सारे फार्मूले खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के पास मौजूद थे। तुम्हारी माँ स्वाति मल्होत्रा ने V16 पावर ड्रग का आखिरी डोज भी बना लिया, जिसके बाद इंसान के शरीर के सारे जेनेटिक मॉडिफिकेशंस बिल्कुल सेफ हो जाते हैं। अगर V16 पावर ड्रग किंग के हाथ लग जाता है तो किंग हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया का मालिक बन जाता। किंग की यही ख्वाहिश थी। वो हजारों बच्चों को जन्म देकर V16 पावर ड्रग अपने शरीर में इंजेक्ट करके अमर हो जाना चाहता था। मगर तभी तुम्हारी माँ को पता चला कि खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के इरादे कितने खतरनाक थे, और इसलिए तुम्हारी माँ ने ये बात फैला दी थी कि उसने V16 पावर ड्रग को बनाया ही नहीं था। मौका मिलते ही तुम्हारी माँ खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर भाग निकली, मगर किंग इतना ताकतवर था कि चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाती, किंग उसे आसानी से पकड़ लेता। तुम्हारी माँ के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि वो अपना नाम बदलकर गुमनाम हो जाए और किसी ऐसे छोटे से शहर या गांव में चली जाए जहां किंग के लंबे हाथ उस तक न पहुंच सके। आशीष की ये बात सुनकर अनिका को समझ में आया कि आखिर स्वाति मल्होत्रा ने करण गुलेरिया को धोखा क्यों दिया था। अगर वो करण के साथ रहती तो न सिर्फ उसकी खुद की जान खतरे में रहती, बल्कि करण और गुलेरिया परिवार की जान भी जोखिम में आ जाती। आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मगर स्वाति मल्होत्रा के भागने के बाद किंग ने स्वाति मल्होत्रा को हर जगह ढूंढा। अपने आदमियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे पहला नाम किंग ने स्वाति मल्होत्रा का रख दिया था। स्वाति मल्होत्रा इतनी चालाक थी कि कई सालों तक वो अपने आप को किंग और उसके आदमियों से बचाने में कामयाब रही। मगर एक दिन किंग के आदमी स्वाति मल्होत्रा तक पहुंच गए और शायद तुम्हारी जान बचाने के लिए स्वाति मल्होत्रा ने अपनी जान कुर्बान कर दी। धीरे धीरे अनिका की आंखों से अपने अतीत से जुड़े और स्वाति मल्होत्रा के अतीत से जुड़े हर राज खुलने लगे थे। कुछ देर की खामोशी के बाद अनिका ने आशीष से पूछा, मगर तुम लोगों ने, मेरा मतलब है कि किंग ने रोहित को ही क्यों चुना था मेरे लिए? आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तब तक किंग को पता चल चुका था कि रोहित भी उन्हीं का खून है। रोहित की माँ किंग की बायोलॉजिकल औलाद थी और अब किंग के पास वारिस कहने के लिए रोहित के अलावा और कोई नहीं बचा था। किंग अच्छी तरह से जानता था कि मैं कुछ ही दिनों का मेहमान था और V16 पावर ड्रग अगर मुझे नहीं मिला तो मेरा बचना नामुमकिन था। ऐसे हालात में किंग ने सालों पहले जितने भी बच्चों को जन्म दिया था वो सारे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के चलते अपनी जान गंवा चुके थे। बची थी तो सिर्फ रोहित की माँ आयशा, जो सालों पहले हंसराज मारवा के साथ शादी कर चुकी थी और रोहित को जन्म दे चुकी थी। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए किंग ने ही अपने आदमियों की मदद से तुम्हें रोहित के बच्चों की माँ बनाया और फिर CCTV फुटेज को बदलवा दिया। जब गौतम गुलेरिया ने यह जानने की कोशिश की आखिर तुम किसके बच्चों की माँ बनी थी, तो उसे अपने घर के CCTV फुटेज में कुछ नज़र नहीं आया, क्योंकि CCTV फुटेज को किंग के आदमी ने बदल दिया था। किंग ने हर सबूत को मिटा दिया जो तुम्हें यह बता सके कि तुम्हारे बच्चों का बाप कौन था। आशीष की बात सुनकर अनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना कुछ हो गया था, मगर वो खुद ही नहीं जानती थी कि उसकी पीठ पीछे उसकी ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा था। आशीष की बातें सुनने के बाद अनिका के दिल की धड़कनें भी तेज होने लगी थी। अनिका ने आशीष की आंखों में आंखें डालकर पूछा, और अलेक्जेंडर को कैसे छीना गया मुझसे? कुछ देर खामोश रहने के बाद आशीष ने अपना सिर झुका लिया और अनिका से धीमी आवाज़ में कहा, अलेक्जेंडर को मैंने चुराया था। अनिका ये सुनकर हैरान रह गई। अलेक्जेंडर अनिका का पहला बच्चा था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि तीनों बच्चों में सबसे पहले अनिका ने अलेक्जेंडर को जन्म दिया था, मगर अलेक्जेंडर की डिलीवरी से जुड़ी सारी बातें अनिका पूरी तरह से भूल चुकी थी। मगर अनिका को इतना याद था कि जब अनिका ने डिलीवरी के बाद कमजोरी की हालत में अपनी आंखें खोली थी, तब उसे इस बात का एहसास ज़रूर था कि उसके एक बच्चे को उससे चुराया जा रहा था और उसने नन्ही सी रिया को कस कर पकड़ लिया था। इसका मतलब साफ था कि अगर अलेक्जेंडर अनिका का बेटा था तो सबसे पहले अनिका ने अलेक्जेंडर को जन्म दिया था और सबसे पहले अलेक्जेंडर ही अगवा हुआ था। आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, उस दिन जब क्रिस्टोफर को पता चला कि किंग का अगला वारिस जन्म लेने वाला है तो क्रिस्टोफर बेकाबू हो गया। मैंने क्रिस्टोफर को रोकने की काफ़ी कोशिश की, मगर क्रिस्टोफर ने मेरे दिमाग पर पूरी तरह से काबू पा लिया था।
क्रिस्टोफर हॉस्पिटल पहुंचा। तुमने अलेक्जेंडर को जन्म दिया था। क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर को लेकर वहां से फरार हो गया। किंग से बदला लेने के लिए क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर के साथ वही किया जो सालों पहले हमारे साथ हुआ था। अलेक्जेंडर को पावर ड्रग का इंजेक्शन देकर क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर को भी पावर ड्रग का मोहताज बना दिया। अलेक्जेंडर को एक खुफिया जगह पर छुपाकर क्रिस्टोफर शांत हो गया। जब मुझे होश आया तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्रिस्टोफर बनकर क्या कुछ नहीं किया था। मैं जब वापस अस्पताल पहुंचा तब मैंने देखा कि गौतम गुलेरिया दूसरा बच्चा लेकर भी फरार हो गया था। मैंने काफ़ी देर तक गौतम गुलेरिया का पीछा करने की कोशिश की। छोटे से बच्चे को गौतम गुलेरिया कहाँ ले गया था वो सब कुछ जानने के बाद मैंने सब कुछ रोहित को कॉल करके बता दिया। अनीका आशीष की बातें सुनकर एक के बाद एक कड़ियाँ जोड़ने लगी। रोहित ने भी अनीका को कहीं यही बात बताई थी कि एक अनजान फोन कॉल से रोहित को पता चला था कि मनाली के आउटस्कर्ट्स के ज़मीन में गड्ढा करके किसी ने रोहित के बेटे को दफना दिया था। जब रोहित आर्यन को बचाने उस जगह पर पहुंचा था तब आर्यन की सांसें लगभग बंद होने वाली थी। आशीष की बातों से साफ था कि आशीष वो इंसान था जिसने आवाज़ बदलकर उस वक्त रोहित को कॉल लगाया था। धीरे धीरे अनीका की आंखों के सामने उसके अतीत से जुड़ी हर बात साफ साफ नजर आने लगी। अनीका की जिंदगी से जुड़ा गहरा काला सच अब उसे साफ साफ नजर आने लगा था। अनीका को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना कुछ हो गया था। न सिर्फ अनीका के साथ बल्कि रोहित, अलेक्जेंडर, रिया और आर्यन भी किंग के इतने बड़े षड्यंत्र का शिकार हुए थे। अनीका कभी सोच भी नहीं सकती कि एक आदमी दुनिया पर बादशाहत कायम करने के लिए इतना गिर सकता था। अनीका अच्छी तरह से जानती थी कि उसके सामने जो इंसान खड़ा था वही क्रिस्टोफर भी था जिसने हजारों मासूमों की जान ली थी और वो दुनिया का सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर था। मगर कहीं ना कहीं अनीका को आशीष की हालत पर तरस भी आ रहा था। आशीष चाहकर भी क्रिस्टोफर को रोक नहीं पा रहा था और क्रिस्टोफर आशीष की मदद करने से अपने आप को नहीं रोक पा रहा था। क्रिस्टोफर आशीष की कमजोरी का नतीजा था। आशीष ने जो कहानी अनीका को सुनाई थी उसके बाद की पूरी कहानी लगभग अनीका भी जानती ही थी। अनीका को ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर से किसी ने बहुत भारी बोझ उतार दिया था। इतने सालों से अनीका के मन में जो द्वंद्व चल रहा था और जो कशमकश चल रही थी फाइनली उसका अंत आ गया था। अनीका ने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसान अपनी ज़िंदगी जीते वक्त कभी कभी ये भी नहीं जान पाता कि उसकी ज़िंदगी से जुड़ी कितनी गहरी काली बातें होती हैं और उन तक कभी पहुंचती भी नहीं है। अगर आशीष ने सब कुछ सच सच नहीं बताया होता तो शायद अनीका हमेशा के लिए इस बात से अनजान रहती कि आखिर अनीका के साथ क्या हुआ था। वो किस तरह रोहित के बच्चों की माँ बनी थी और किस तरह अनीका के बच्चों को अनीका से चुराया गया था। अनीका ये भी जानती थी कि हालांकि स्वाति मल्होत्रा ने खुद ही V16 पावर ड्रग बनाया था मगर स्वाति मल्होत्रा ने कभी भी पावर ड्रग का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहा था। मगर जाने अनजाने स्वाति मल्होत्रा के आविष्कार ने अनीका की दुनिया तबाह करके रख दी थी और खुद स्वाति मल्होत्रा की जान चली गई थी। अनीका ने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसान का टैलेंट ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता था। स्वाति मल्होत्रा के साथ ऐसा ही हुआ था। अगर स्वाति मल्होत्रा कोई आम औरत होती तो शायद उसके साथ इतना कुछ न हुआ होता। वो कर्ण गुलेरिया के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रही होती। मगर सिर्फ V16 पावर ड्रग के आविष्कार के कारण स्वाति मल्होत्रा की ज़िंदगी में एक ऐसा जलजला आया जिससे उसकी बेटी भी नहीं बच पाई। कुछ देर बाद आशीष ने अपने चश्मे साफ करते हुए अपने चेहरे पर लगा लिए और अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर कुछ देर तक अनीका को देखता रहा। आशीष ने बिल्कुल शांत खड़ी अनीका को देखते हुए पूछा, तो अब क्या करना है? तुमने कुछ सोचा है? अपनी ज़िंदगी के बारे में इतना गहरा काला सच जानने के बावजूद अनीका के चेहरे पर कोई सिकन नहीं नजर आ रही थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि ज़िंदगी जो भी परिस्थितियां अनीका के सामने रख रही थी उन सारी परिस्थितियों का अनीका को डटकर सामना करना होगा, चाहे वो उसकी अपनी ज़िंदगी हो या उसके बेटे अलेक्जेंडर की। आशीष के मुंह से इतनी बड़ी कहानी सुनने के बाद अनीका अभी भी कहानी के हर पहलू को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर रही थी। अनीका बार बार अपने दिमाग में आशीष की कहानी का एक सीक्वेंस बनाकर उसे जोड़कर देखना चाहती थी। तभी अचानक आशीष ने धीरे से अपने कदम अनीका की ओर आगे बढ़ाते हुए पूछा, अच्छा, मैं इतना तो अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम पहले से जानती थी कि मैं क्रिस्टोफर हूँ। मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैं ही क्रिस्टोफर हूँ? आशीष की आंखों में काफ़ी बेचैनी नजर आ रही थी। वो जानना चाहता था कि आखिर अनीका को कैसे पता चला कि वो क्रिस्टोफर था। अनीका ने आशीष की बात का जवाब देते हुए कहा, ये तो बड़ा आसान था। सबसे पहले जब स्पेशल डिपार्टमेंट को पता चला कि क्रिस्टोफर किस 7 स्टार होटल में रुका है
तो हम उस 7 स्टार होटल में पहुंचे। तब मैंने अपने आदमियों से कहा कि वो होटल पर नजरें रखे। जब मैं वहां पहुंची तब मैंने तुम्हें होटल की गेट से बाहर निकलते हुए देखा। हर बार जब भी स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग क्रिस्टोफर को अरेस्ट करने के करीब पहुंचते वो बचकर निकल जाता, मगर तुम वहां पाए जाते। ये बात मेरे दिल में सस्पेंस खड़ा करने के लिए काफ़ी थी, मगर एक बात मुझे आज भी समझ में नहीं आ रही है कि तुमने अपने आप को स्पेशल डिपार्टमेंट के हवाले क्यों कर दिया। आशीष ने अनिका की इस बात का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि मैं सचमुच स्पेशल डिपार्टमेंट की मदद करना चाहता था। मैं खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को नफरत करता हूँ। मैं उसे अंदर से खोखला बनाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहता था। अपनी बात पूरी करने के बाद आशीष ने अनिका से पूछा, मगर क्या सिर्फ इतनी सी बात से तुमने अंदाज़ा लगा लिया था कि मैं ही असली क्रिस्टोफर हूँ? अनिका ने फिर से अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, नहीं, ऐसी काफ़ी बातें थी जिनकी वजह से धीरे धीरे मेरा शक यकीन में बदलता गया। हालांकि तुम जिस तरीके से मेरे साथ बात करते थे, कदम कदम पर मेरी मदद करते थे, उससे मुझे ये तो यकीन हो गया था कि तुम एक अच्छे इंसान हो और मेरी मदद करना चाहते हो। मगर फिर भी कहीं ना कहीं मुझे तुम्हारी हर बात पर शक होने लगा था। पहले मैंने सोचा था कि तुम मेरा विश्वास जीत कर बाद में मुझे धोखा देना चाहते हो, मगर तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बल्कि गुजरते वक्त के साथ तुम मेरी ज़्यादा मदद करने लगे। मगर फिर एक ऐसा वक्त आया जब तुमने मुझे अपनी एक बैक स्टोरी बताई। तुमने मुझसे कहा कि पावर ड्रग ने तुम्हारे शरीर के अंदर जो बदलाव किए थे उसकी वजह से तुम्हारा शरीर हीट रेजिस्टेंट बन गया था। मगर जब तुम मेरी जान बचाने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचे थे और शक्तिशाली गैंडे के साथ मुकाबला करने लगे थे, तब तुम काफ़ी इंजर्ड हुए थे। अस्पताल में जब तुम्हारा इलाज हो रहा था तब एक रात मैं तुम्हें मिलने आई थी। नर्स ने मुझे बताया कि किस तरह तुम दिन रात मुझे याद करते हो और तुम्हारी हालत कितनी बुरी है। तब तुम्हारी बॉडी एग्जामिन करते वक्त मैं एक चीज़ नोटिस की, तुम्हारे शरीर पर मुझे जलने के मार्क्स नज़र आए। मगर तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी बॉडी हीट रेजिस्टेंट है, और अगर हीट रेजिस्टेंट बॉडी है तो तुम्हारे शरीर पर जलने के मार्क्स कैसे हो सकते थे? तुम कई दिनों से अस्पताल में इलाज करवा रहे थे और सचमुच अगर तुम्हारी बॉडी हीट रेजिस्टेंट थी तो इतनी देर में तुम्हारे जलने के मार्क्स गायब हो जाने चाहिए थे। बल्कि यूँ कहा जा सकता था कि तुम्हारे शरीर पर जलने के मार्क्स होने ही नहीं चाहिए थे। उस वक्त मुझे एक बात का अंदाज़ा हो गया कि तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम्हारा शरीर हीट रेजिस्टेंट है। अनिका की पूरी बात सुनने के बाद आशीष चौंक गया था। उसे अनिका की सूझबूझ को देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि अनिका हर बात और हर पहलू को इतनी बारीकी से देखती थी। अनिका की बातों से आशीष काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड लग रहा था। आशीष ने अनिका को पूरी बात समझाते हुए कहा, हाँ, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। उस अंधेरे कमरे में जब छोटे छोटे बच्चों पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किए गए थे तब अलग अलग बच्चों के शरीर पर पावर ड्रग के अलग अलग असर दिखाई दे रहे थे। अलग अलग बच्चों में असर की मात्रा भी अलग अलग होती थी। किसी पर ज़्यादा असर होता था तो किसी पर कम। एक बच्चा था जिसका शरीर पूरी तरह से हीट रेजिस्टेंट बन चुका था। आग से तो जैसे उसे बिल्कुल डर ही नहीं लगता था। जलते तवे पर हाथ रख दें या फिर जलते हुए अंगारों पर चले, उसके शरीर को कुछ फील ही नहीं होता था। मगर वो बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वो हमेशा गुमसुम रहता था। वो किसी भी हालत में नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहता था। बड़े होने के बाद अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए मुझे किसी और की आइडेंटिटी की ज़रूरत थी। वो भी अच्छी तरह से जानता था कि उसके पास जीने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं बचा था, मगर उसे लंबी उम्र से ज़्यादा सुकून की ज़िंदगी पसंद थी। इसलिए खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की आंखों में धूल झोंक कर मैंने अपनी आइडेंटिटी उसके साथ बदल ली। लोगों को लगा मैं ही वो 5वां शख्स हूँ जो जेनेटिक्स मॉडिफिकेशंस होने के बाद भी अब तक जिंदा है, और वो लड़का अभी गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहा है, मगर वो इनोसेंट है। इन सारी बातों से उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बताऊंगा। और अनिका, तुम भी मुझे फोर्स मत करना। वो बड़ी ही शांति की ज़िंदगी बिता रहा है, उसे वहीं रहने दो। आशीष की पूरी बात सुनने के बाद अनिका ने आशीष से कहा, मैं जानती हूँ वो आदमी कौन है। अनिका की बात सुनकर आशीष हैरान होकर अनिका को देखता रहा। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वो इंसान और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर एलिस है ना? अनिका के मुंह से ये बात सुनकर आशीष हैरान हो गया। आशीष ने अटकती हुई आवाज़ में अनिका से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि प्रोफेसर एलिस वही है जिसकी मैं बात कर रहा था? आशीष के इस रिएक्शन से एक बात तो कन्फर्म हो गई थी कि अनिका जो कुछ भी कह रही थी वो सच था। आशीष की बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, हाँ, जब शक्तिशाली गेंडा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में आग लगाने के बाद वहाँ से फरार हो गया तब वो ये नहीं जानता था कि जिस प्रोफेसर एलिस के साथ वो लड़ रहा था वही उसके बचपन का साथी था जो पावर ड्रग लेने के बाद हीट रेजिस्टेंट हो गया था।
प्रोफेसर एलिस को मारने के लिए शक्तिशाली गेंडे ने लाइब्रेरी में आग लगा दी। काफ़ी बच्चे प्रोफेसर एलिस को बचाने के लिए लाइब्रेरी में कूद पड़े। तुम्हारी एक बात बिल्कुल सच है, प्रोफेसर एलिस सचमुच बहुत इनोसेंट है। बच्चों की जान बचाने के लिए वो अपनी जान भी जोखिम में डाल सकता है और मैं उसके इस जज्बे की कदर करती हूँ। मगर प्रोफेसर एलिस वो इंसान है जिसकी तुम बात कर रहे थे। इस बात का शक मुझे उसी दिन हो गया था जब प्रोफेसर एलिस को अस्पताल में एडमिट किया गया। प्रोफेसर एलिस को बचाते हुए कई बच्चों के शरीर पर जलने की वजह से इंजरी हुई थी, मगर प्रोफेसर एलिस के शरीर पर एक खरोंच भी नहीं लगी थी। लाइब्रेरी में जिस तरह की भयंकर आग लगी थी, ऐसी आग में आधे घंटे तक वक्त बिताने के बावजूद प्रोफेसर एलिस के शरीर पर आग की वजह से एक खरोंच भी नहीं आई। ये देखकर मुझे उस वक्त काफ़ी ताज्जुब हुआ था। आज तुम्हारी बात सुनने के बाद कड़ियों से कड़ियाँ जोड़कर मैंने ही अंदाज़ा लगा लिया कि तुम जिस आदमी की बात कर रहे हो वो और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर एलिस है। आशीष ने अनिका की पूरी बात सुनकर सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। अनिका के मन में एक साथ कई और सवाल उठ रहे थे जिनका जवाब जानना उसके लिए बेहद ज़रूरी था। कुछ देर खामोश रहने के बाद अनिका ने आशीष से पूछा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस वक्त तुम जो कुछ भी सोच रहे हो, मेरा मतलब है आशीष जो कुछ भी सोच रहा है, क्या वो सारी बातें क्रिस्टोफर जानता है? आशीष अनिका का सवाल अच्छी तरह से समझ सकता था। अपने दोनों हाथ जेब में डालकर आशीष ने बड़ी ही शांति से अनिका से कहा, नहीं फिक्र मत करो, इस वक्त मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ वो बातें क्रिस्टोफर तक कभी नहीं पहुँचेंगी। देखो मैं तुम्हें मेरी सिचुएशन अच्छी तरह से समझाता हूँ। मेरा ये जो शरीर है उस पर मेरा और क्रिस्टोफर दोनों का कब्जा है, मगर जिस वक्त इस शरीर में मैं होता हूँ तब ये दिमाग क्या सोचता है वो क्रिस्टोफर कभी नहीं जान पाता, क्योंकि ये शरीर आशीष डोगरा का है, ये दिमाग भी आशीष डोगरा का है। क्रिस्टोफर इस शरीर में मेहमान बनकर आया था, मगर धीरे धीरे वो मुझ पर हावी होने लगा। क्रिस्टोफर आशीष डोगरा की पर्सनैलिटी पर धीरे धीरे अपना वर्चस्व जमाने लगा। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे पास अब वक्त बहुत कम है। क्रिस्टोफर धीरे धीरे मेरी पूरी पर्सनैलिटी पर कब्जा कर लेगा। इस शरीर में कभी मैं तो कभी वो रहते हैं, मगर जिस दिन क्रिस्टोफर ने मेरे पूरे पर्सनैलिटी पर कब्जा कर लिया उस दिन आशीष डोगरा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा और उसके बाद इस शरीर का सिर्फ एक ही पहचान रह जाएगी, वो होगी क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर ने न सिर्फ मेरे ऊपर बल्कि पूरी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन पर अपना वर्चस्व जमा कर रखा है। क्रिस्टोफर इस दुनिया पर राज करना चाहता है। वो अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर समझता है और इसलिए वो कहीं न कहीं तुम्हें भी अपना गुलाम बनाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि तुम काफ़ी ज़िद्दी हो और आसानी से किसी के कब्ज़े में नहीं आ सकती। वो न तो तुमसे नफरत करता है और न ही तुमसे प्यार करता है। बस क्रिस्टोफर किसी को अपने जितना पावरफुल होता हुआ नहीं देख सकता और इसलिए वो तुम्हारे पावर को अपने पावर के सामने झुकाना चाहता है और तुम्हें अपना गुलाम बनाकर अपने दिल को तसल्ली देना चाहता है कि वो इस दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर इंसान है। अनिका को पूरी बात समझाने के बाद आशीष धीरे से चलकर अनिका के पास गया और धीमी आवाज़ में अनिका से कहने लगा, देखो अनिका, मेरे पास वक्त बहुत कम है। इसके पहले क्रिस्टोफर हमेशा हमेशा के लिए मुझे मेरे शरीर से निकाल दे और मैं तुम्हारी कोई मदद न कर पाऊँ, उससे पहले हमें V16 पावर ड्रग तक पहुँचना है। आशीष की ये बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। अनिका ने अंदाज़ा लगा लिया था कि V16 पावर ड्रग जिस वक्त अलेक्जेंडर ने क्रिस्टोफर के हवाले किया था उसी वक्त क्रिस्टोफर ने V16 पावर ड्रग से अपने आप को इंजेक्ट कर लिया होगा। हैरान अनिका ने आशीष से पूछा, क्या V16 पावर ड्रग क्रिस्टोफर ने अपने शरीर में इंजेक्ट नहीं किया? अनिका को पूरी बात समझाते हुए आशीष ने कहा, नहीं, ये इतना आसान नहीं है। इस वक्त इस शरीर पर हम दोनों का अधिकार है। अपने आप को बचाने के लिए जब क्रिस्टोफर ने V16 पावर ड्रग का इंजेक्शन लगाने की कोशिश की तब मैंने उसे रोक लिया। देखो अनिका, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ। मुझे आगे जीने की कोई वजह नज़र नहीं आ रही है। मेरी वजह से और मेरी शरीर की वजह से कई कॉम्प्लिकेशंस खड़े हुए हैं, मगर नन्हे से अलेक्जेंडर के पास तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। हमें किसी भी हालत में अलेक्जेंडर को बचाना होगा। इस वक्त तो किसी भी हालत में मैंने क्रिस्टोफर को V16 ड्रग का आखिरी डोज अपने शरीर में इंजेक्ट करने से रोक रखा है, मगर बहुत जल्द वो आशीष की पर्सनैलिटी पर हावी हो जाएगा और इस शरीर पर अपना कब्जा जमा लेगा। इसके बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। देखो अनिका, ये बात भी सच है कि मुझे कैंसर नहीं है। पावर ड्रग के कारण मेरे शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं उसकी वजह से मुझे काफ़ी खांसी आती है और मेरे सेल्स भी अगर एग्जामिन किए जाएं तो ऐसे ही लगेगा जैसे मेरे शरीर में कैंसर के सेल्स हर जगह फैले हुए हैं, मगर हकीकत में वो कैंसर सेल नहीं है। मैं बहुत खांसता हूँ, ये पावर ड्रग का साइड इफ़ेक्ट है। दवाई लेते ही मेरी खांसी काफ़ी शांत हो जाती है,
मगर मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि V16 पावर ड्रग की मुझसे कहीं ज़्यादा ज़रूरत अलेक्जेंडर को है। मैं ज़्यादा देर तक क्रिस्टोफर को रोक नहीं पाऊंगा। खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी सिर्फ क्रिस्टोफर को पसंद करते हैं, आशीष डोगरा को नहीं। कभी कभी अपनी किस्मत के बारे में सोचता हूँ तो अकेले बैठे बैठे भी हंस पड़ता हूँ। कहने के लिए तो इंसान के शरीर में इतने सारे अंग हैं, मगर हर चीज़ दिमाग से जुड़ी हुई है। ये दिमाग ही है जो हमें बताता है, ये दिमाग ही है जो हमें आसमान की बुलंदियों तक ले जाता है, और ये दिमाग ही है जो हमें ज़मीन की तरह से मिला देता है। जिस दिन दिमाग काम करना बंद कर देता है, इंसान की मौत हो जाती है। मगर मेरा दिमाग तो शरीर के मरने से पहले ही मेरी आत्मा को निकालकर बाहर फेंकना चाहता है। पहले तो आशीष डोगरा की कमजोरी देखकर क्रिस्टोफर आशीष डोगरा को बचाने आता था, और अब आशीष डोगरा की ही कमजोरी का फ़ायदा उठाकर क्रिस्टोफर आशीष डोगरा को हमेशा हमेशा के लिए इस शरीर से निकालकर बाहर फेंकना चाहता है। अनिका, तुम घबराओ मत, कुछ देर तक क्रिस्टोफर के साथ रहो। वो जो कहता है वो सब फॉलो करो, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बस वो तुम्हें अपना गुलाम बनाकर अपने आप को पावरफुल महसूस करवाना चाहता है। मेरे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस बचे हुए वक्त में मैं क्रिस्टोफर से ये जानकर ज़रूर हासिल कर लूँगा कि क्रिस्टोफर V16 पावर ड्रग कहाँ पर छुपा कर आया है। एक बार V16 पावर ड्रग मेरे हाथ लग जाए, बाद में हम दोनों मिलकर अलेक्जेंडर को बचा लेंगे। मगर अनिका, तब तक के लिए तुम्हें क्रिस्टोफर के सामने अपना सिर झुकाना होगा। आशीष ने अनिका से कहा, अगर मैं क्रिस्टोफर के साथ इस जंग में जीतना है तो हमें उन दोनों का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आशीष धीरे से अनिका के कानों के पास आकर अनिका को उसका प्लान बताने लगा। जैसे जैसे आशीष अपना प्लान अनिका को बताता गया, वैसे वैसे आशीष की आवाज़ में भारीपन लगने लगा। जैसे ही आशीष ने अनिका को अपना पूरा प्लान बताया, अचानक ही आशीष ने अपने चेहरे पर हाथ रखा और अपने चश्मे को निकालकर ज़मीन पर फेंक दिया, और अनिका की ओर घूरते हुए देखकर कहने लगा, बहुत बकवास करता है आशीष। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम उसे पसंद नहीं करती, मगर फिर भी उसकी बकवास सुनती रहती हो। पूरा दिन बक बक करके बोर करते रहता है। अरे, इस तरह थोड़ी लड़कियाँ पटाई जाती हैं। लड़कियों को अगर पटाना है तो उनके दिल में जगह बनानी पड़ती है। उनके सामने भीख मांगने से वो प्यार नहीं देती। ये बात आशीष समझ ही नहीं पाता। खैर, आशीष के साथ तुम्हारी बातें पूरी हो गई हो तो कुछ बातें हमारे साथ भी कर लो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं एक दिन तुम्हें अपना गुलाम बनाकर रहूँगा। तो चलो आज अपने मुंह से कबूल करो कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ और तुम मेरी गुलाम। अनिका जानती थी कि क्रिस्टोफर की बात मानने के अलावा उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। अलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए उसे क्रिस्टोफर की बात माननी ही थी। अनिका ने भी क्रिस्टोफर की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ ठीक है, मैं कबूल करती हूँ कि मैं तुम्हारी गुलाम हूँ और तुम मेरे मालिक। अनिका की बात सुनते ही क्रिस्टोफर जोर जोर से तालियां बजाने लगा। तालियों की गूंज वेयर हाउस की हर दिशा से टकराकर वापस अनिका के कानों पर पड़ने लगी। हालांकि ताली सिर्फ 2 हाथों से बज रही थी, मगर अनिका को ऐसे लग रहा था जैसे वो एक भरे हुए स्टेडियम के बीचों बीच खड़ी थी और हजारों दर्शक एक साथ तालियां बजा रहे थे। फिर अचानक ही क्रिस्टोफर ने अपनी जेब से एक गोली निकाली और अनिका के हाथ में थमाते हुए कहा, चलो अब ये गोली खा जाओ। अनिका हैरानी से क्रिस्टोफर की ओर देखने लगी। क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, अरे डरो मत, जाने मन मैं तुम्हारी जान नहीं लूँगा। अरे इतनी आसानी से तुम्हें थोड़ी छोड़ने दूंगा। ये तो मुझे डर लग रहा है कि तुम भी अगर मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा। और अगर अलेक्जेंडर की जान बचाना चाहती हो तो मैं जैसा करता हूँ वैसा करते जाओ। ये गोली खा लो। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं कंफर्म कर लेना चाहता हूँ कि तुम मुझे कहीं छोड़कर न भाग जाओ। उस किंग के बच्चे ने मुझे भिखारी बना दिया है। मेरे सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए हैं और इस वक्त मेरे साथ मेरा साथ देने के लिए शक्तिशाली गेंडा भी नहीं है जो तुमसे लड़कर मुझे बचा लेता। और तुम मुझे तो जानती ही हो, मेरी फाइटिंग स्किल्स तुम्हारे जितनी शार्प नहीं है। अगर तुम में और मुझे फाइट हो जाए तो तुम्हें हराना मेरे लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। तब ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी हो, फाइटिंग रिंग में किसी को भी हराने की ताकत रखती हो, मगर मैं तो खुद किसी और के शरीर में रहता हूँ। मगर डरो मत, धीरे धीरे इस शरीर पर और तुम सब पर मेरा कब्जा होगा। चलो अब ये गोली खा जाओ। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि शक्तिशाली गेंडा मर चुका था। शक्तिशाली गेंडे के मरने के बाद रानी अलीशा ने रोहित को कॉल किया था। रानी अलीशा ने रोहित को बताया कि शक्तिशाली गेंडे की मौत हो चुकी थी, मगर शक्तिशाली गेंडे ने मरने से पहले रानी के नए क्लोज सिक्योरिटी गार्ड्स के शरीर में पावर ड्रग के इंजेक्शन लगा दिए थे। उनमें से एक गार्ड को पावर ड्रग के साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा हो गए थे कि वो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने वहीं अपना दम तोड़ दिया।
रानी अलीसा जानना चाहती थी कि बाकी गार्ड्स जिनको शक्तिशाली गेंडे ने पावर ड्रग का इंजेक्शन लगाया था उन्हें बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तब अनिका ने रानी अलीसा को समझाते हुए कहा था कि शक्तिशाली गेंडे के पास जो पावर ड्रग मौजूद था वो प्योर फॉर्म में नहीं था। वो इंसान के शरीर पर उस तरह के इफ़ेक्ट्स नहीं ला सकता था जितना इफ़ेक्ट्स पावर ड्रग ला सकता था, जिसकी वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी प्योर फॉर्म ऑफ पावर ड्रग से काफ़ी ज़्यादा हल्के थे, जिससे सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट था, मगर बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स के शरीर में अगर अब तक खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखाई दिए हैं तो वो आउट ऑफ डेंजर हो जाएंगे। अनिका की बात सुनने के बाद रानी अलीसा ने चैन की सांस ली। रानी अलीसा को अपने क्लोज सिक्योरिटी गार्ड के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बाद बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो जानती थी कि शक्तिशाली गेंडे ने जानबूझकर उन सिक्योरिटी गार्ड्स को पावर ड्रग के इंजेक्शन लगाए थे ताकि वो लोग रातों रात ताकतवर हो जाएं और रानी अलीसा की सिक्योरिटी करने के लायक हो जाएं। रानी अलीसा ये भी जानती थी कि शक्तिशाली गेंडे ने मरने से पहले जो कुछ भी किया था वो सिर्फ और सिर्फ रानी अलीसा की सेफ्टी को नज़र में रखते हुए किया था। हालांकि खुद रानी अलीसा नहीं चाहती थी कि अपनी सेफ्टी के लिए वो किसी और की जान खतरे में डाल दे। रानी अलीसा को अपनी प्रजा के साथ साथ अपने कर्मचारियों की सेहत की भी बेहद चिंता थी, मगर वो ये भी जानती थी कि शक्तिशाली गेंडे ने जो कुछ भी किया था वो आखिरकार कहीं न कहीं रानी अलीसा के लिए ही किया था। शक्तिशाली गेंडा दुनिया के लिए एक बेहद खतरनाक इंसान था, मगर रानी अलीसा के लिए शक्तिशाली गेंडे की फीलिंग्स काफ़ी प्योर थी। रानी अलीसा ने रोहित से इजाज़त लेते हुए पूछा, अगर तुम लोगों को एतराज़ न हो तो मैं शक्तिशाली गेंडे को एक रॉयल गार्ड होने की हैसियत से विदाई देना चाहती हूँ। रानी अलीसा के रिक्वेस्ट सुनते ही रोहित और अनिका ने एक दूसरे को देखा और रोहित ने रानी अलीसा को जवाब देते हुए कहा, देखिए, जो आदमी मर गया, जो इस दुनिया में है ही नहीं, उसे इस दुनिया की सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ इस दुनिया में उससे हुए सारे अपराध से भी मुक्त कर देना चाहिए। आपको जो ठीक लगता है आप कर सकती हैं, हमारी तरफ से हमें कोई एतराज़ नहीं। अनिका जब ये सब कुछ सोच रही थी तब अचानक ही क्रिस्टोफर ने अनिका की आंखों के सामने चुटकी बजाई और कहा, चलो अब इस गोली को खा जाओ, वक्त खराब मत करो, हमारे पास और बहुत काम है। अनिका ने जब अपने हाथों में पकड़ी हुई टैबलेट को सूंघा तब अनिका समझ गई थी कि जो टैबलेट क्रिस्टोफर ने अनिका को दी थी वो टैबलेट एक ऐसा ड्रग था जिसकी वजह से अनिका के मसल्स काफ़ी वीक हो जाते। क्रिस्टोफर ऐसा क्यों कर रहा था वो बात भी अनिका अच्छी तरह से समझ रही थी। क्रिस्टोफर अच्छी तरह से जानता था कि अनिका को फाइट में हराना क्रिस्टोफर के लिए काफ़ी मुश्किल था, इसलिए अनिका के मसल्स को निर्जीव करके क्रिस्टोफर अनिका की फाइटिंग कैपेसिटी उससे छीनना चाहता था। अनिका जब मन ही मन सोच रही थी कि उसे वो टैबलेट खानी चाहिए या नहीं, तब क्रिस्टोफर ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अनिका से कहा, चलो जल्दी करो और वो टैबलेट निकल जाओ। अगर अपने बेटे अलेक्जेंडर से मिलना चाहती हो तो चुपचाप वही करती रहो जो मैं कह रहा हूँ। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि इस वक्त क्रिस्टोफर के साथ बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं था। अनिका ने चुपचाप क्रिस्टोफर की बात मानते हुए टैबलेट को अपने गले से नीचे उतार दिया। टैबलेट के शरीर में जाते ही अनिका अपने मसल्स में कमजोरी महसूस करने लगी। अनिका समझ चुकी थी कि इस तरह से क्रिस्टोफर अनिका को कमज़ोर कर देना चाहता था। अनिका एक डॉक्टर होने के नाते ये भी जानती थी कि उस टैबलेट का असर 24 घंटे तक शरीर में रहता था, इसलिए अनिका अब क्रिस्टोफर का पूरा प्लान समझ गई थी। क्रिस्टोफर जब तक अनिका को अपने साथ रखने वाला था तब तक हर दिन वो अनिका को एक टैबलेट निकलने के लिए कहने वाला था, मगर अनिका के पास क्रिस्टोफर की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। टैबलेट निकलने के बाद अनिका के मसल्स काफ़ी स्टिफ होने लगे। वो अपने मसल्स में काफ़ी कमजोरी भी महसूस कर रही थी। तभी क्रिस्टोफर ने ताली बजाते हुए अनिका से कहा, शाबाश मेरी गुलाम, चलो गुलामी का पहला कदम तो तुमने अब बड़ी आसानी से पार कर लिया। इसी तरह चुपचाप अगर मेरी कही हर बात मानोगी तो मैं खुश रहूँगा, और अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये सारी बातें तो तुम आशीष के साथ डिस्कस कर ही ली होगी। अनिका बड़ी बड़ी आंखों से क्रिस्टोफर को घूरने लगी। वो जानना चाहती थी कि अब क्रिस्टोफर का आगे का प्लान क्या था। क्रिस्टोफर ने अनिका को हल्का सा धक्का देते हुए कहा, चलो अब इस वेयर हाउस के पिछले गेट से बाहर निकलो। अनिका धीरे धीरे आगे चलने लगी और क्रिस्टोफर अनिका को देखते हुए अनिका के पीछे पीछे चलता रहा। कुछ ही देर में अनिका और क्रिस्टोफर वेयर हाउस से बाहर निकले। क्रिस्टोफर ने अनिका को एक लंबी लग्जरियस गाड़ी दिखाते हुए कहा, चलो अब उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाओ। अनिका हैरानी से क्रिस्टोफर को देखने लगी। तभी क्रिस्टोफर ने फिर से अनिका को एक हल्का सा धक्का मारा और कहा, जाओ उस गाड़ी में बैठ जाओ। क्रिस्टोफर की बात मानते हुए अनिका उस लंबी लग्जरियस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। तभी क्रिस्टोफर ठीक अनिका के बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया और अपना सीट बेल्ट बांधते हुए अनिका से कहने लगा, ड्राइवर को भी सीट बेल्ट बांधना कंपलसरी है,
वरना पुलिस पकड़ सकती है। चलो अपना सीट बेल्ट बांध लो। क्रिस्टोफर की बात मानते हुए अनीका ने सीट बेल्ट पहन लिया। क्रिस्टोफर ने अनीका से कहा, अब कार चलाओ। अनीका हैरानी से क्रिस्टोफर को देखने लगी। क्रिस्टोफर ने कहा, एक गुलाम होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि मालिक की गाड़ी को चलाओ। अब चुपचाप ड्राइव करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं। बिना आर्ग्यूमेंट के अनीका ने कार स्टार्ट कर दी और कार चलाने लगी। क्रिस्टोफर कार में खामोशी से बैठा रहा। अनीका हैरानी से क्रिस्टोफर की ओर देखती रही। तभी क्रिस्टोफर ने अपनी जेब से सिगार निकालते हुए अनीका से कहा, मुझ पर ध्यान मत दो, आगे रास्ते पर ध्यान दो, वरना अपने साथ मुझे भी लेकर मरोगी। ये कहते हुए क्रिस्टोफर ने अपनी सिगार लाइट कर दी। अनीका ये देखकर हैरान हो रही थी कि जिस आशीष के लंग में हमेशा इन्फेक्शन रहता था, वहीं क्रिस्टोफर पर बिना खांसे बड़े ही आराम से सिगार के कश लगा रहा था। अनीका को यह देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक दिमाग शरीर के ऊपर क्या क्या बदलाव कर सकता था। एक डॉक्टर होने के बावजूद अनीका को दिमाग की इस ताकत को देखकर काफ़ी हैरानी हो रही थी। कार में बिल्कुल खामोशी छाई रही। लगातार अनीका 2 घंटे तक ड्राइव करती रही। क्रिस्टोफर बस हाथ के इशारे से अनीका को डायरेक्शन दिखाता रहा। रास्ते पर लगे साइन बोर्ड्स को पढ़कर वो इतना समझ गई थी कि क्रिस्टोफर अनीका को इंग्लैंड से दूर स्कॉटलैंड की ओर ले जा रहा था। कार चलाते हुए अनीका ने क्रिस्टोफर से पूछा, अलेक्जेंडर कहाँ है? क्रिस्टोफर ने कुछ देर तक अनीका की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। तब अनीका ने फिर से अपना सवाल दोहराते हुए क्रिस्टोफर से पूछा, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि अलेक्जेंडर कहाँ है? जैसे ही इस बार क्रिस्टोफर ने अनीका की ऊंची आवाज़ सुनी, क्रिस्टोफर ने अनीका से कहा, गाड़ी साइड में रोक दो। अनीका हैरान हो गई, मगर क्रिस्टोफर की बात मानते हुए अनीका ने कार रास्ते के एक तरफ लगा दी। अनीका ने देखा कि चारों तरफ जंगल ही जंगल नजर आ रहा था। सूरज ढलने के कारण काफ़ी अंधेरा भी छा गया था। तभी अचानक क्रिस्टोफर अपनी साइड का दरवाज़ा खोलकर कार से उतर गया। अनीका भी कार से उतरकर क्रिस्टोफर के पीछे पीछे जाने लगी। क्रिस्टोफर जंगल के अंदर एक छोटी सी पगडंडी पर चलने लगा। अनीका भी क्रिस्टोफर के पीछे पीछे चलने लगी। तभी अचानक क्रिस्टोफर रुक गया और अनीका की ओर देखने लगा। अनीका को देखकर क्रिस्टोफर तेज सांसें लेने लगा। अनीका ने कुछ देर खामोश रहने के बाद क्रिस्टोफर से पूछा, कहाँ जा रहे हो? क्रिस्टोफर अनीका की बात सुनकर अचानक जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए क्रिस्टोफर ने अनीका से कहा, क्या तुम जानती हो मैं इस जंगल में क्या करने आया हूँ? अनीका हैरानी से क्रिस्टोफर को देखने लगी। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अनीका हैरानी से क्रिस्टोफर की आंखों में देखने लगी। क्रिस्टोफर की आंखों में काफ़ी खतरनाक इरादे नज़र आ रहे थे। अनीका भी अच्छी तरह से जानती थी कि अगर क्रिस्टोफर ने कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो अनीका अपना बचाव करना अच्छी तरह से जानती थी। मगर जैसे ही अनीका क्रिस्टोफर से लड़ने के लिए तैयार हुई, क्रिस्टोफर अचानक ही ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाकर हंसने लगा। कुछ देर बाद अपनी हंसी पर कंट्रोल पाते हुए क्रिस्टोफर ने अनीका से कहा, अरे भाई, मानता हूँ कि तुम बेहद खूबसूरत हो, मगर मैं तुम्हारी खूबसूरती का नहीं बल्कि तुम्हारी हिम्मत का गुलाम हूँ। मेरा मतलब है फ़ैन हूँ, और सिर्फ इसलिए मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ। और आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। मैंने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया। मैं तुम्हारा मालिक हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा तुम एक गुलाम होने के नाते अपने मालिक के पीछे पीछे आ रही हो, मगर इस वक्त तुम्हारा मालिक नेचर कॉल अटेंड करने जा रहा है। पर भले ही तुम मेरी गुलाम हो, मगर तुम एक लड़की हो, और वो भी बहुत खूबसूरत लड़की। तुम्हारे सामने ऐसी हरकत करके मैं अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। इससे पहले कि क्रिस्टोफर अपने हदें पार करता, अनीका बिना कुछ कहे वापस कार में लौट गई। कार में बैठी अनीका ये भी नहीं जानती थी कि क्रिस्टोफर किस वक्त आशीष बनकर लौट आएगा। आशीष ने अनीका को सारी बातें तो बता दी थी, मगर अनीका ये नहीं जानती थी कि जब जब क्रिस्टोफर आशीष के शरीर में प्रवेश करता था, वो कितनी देर तक आशीष के शरीर पर कब्जा जमाए रखता था। ये सारी बातें सोचते हुए अनीका अचानक ही अपना नाखून कुरेदने लगी। तभी अचानक एक झटके से अनीका की उंगली का नाखून बाहर निकल गया। अनीका के चेहरे को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि अनीका को कोई भी दर्द महसूस हो रहा था। अनीका ने वो नाखून अपनी 2 उंगलियों के बीच में पकड़ लिया और उसे गौर से देखने लगी। अगर उस नाखून को गौर से देखा जाए तो पता चलता था कि वो एक नकली नाखून नहीं था, बल्कि वो एक छोटा सा डिवाइस था जो बिल्कुल एक स्विच जैसा था, और उस स्विच को दबाने पर वो डिवाइस सिग्नल भेजने लगता था, जिससे अनीका की लोकेशन का पता लगाया जा सकता था। स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग और रोहित के लोग आसानी से अनीका के लोकेशन को डिटेक्ट कर सकते थे।
मगर अनिका जानती थी कि यह सही वक्त नहीं था। अगर इस वक्त अनिका ने उस डिवाइस का इस्तेमाल कर दिया तो हो सकता था कि क्रिस्टोफर अनिका को अलेक्जेंडर तक न ले जाए। क्रिस्टोफर की प्लानिंग के बारे में अनिका को कोई अंदाज़ा नहीं था, इसलिए वक्त से पहले वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। कुछ देर अपने मन ही मन सोचने के बाद अनिका ने वो नकली नाखून फिर से अपनी उंगलियों पर लगा दिया। तभी अचानक कार की खिड़की पर कोई जोर जोर से नॉक करने लगा। अनिका ने जब चौंक कर देखा तो बाहर क्रिस्टोफर खड़ा था। क्रिस्टोफर अनिका को घूर घूर कर देख रहा था। अनिका को शक हो गया था कि क्रिस्टोफर ने अनिका की उंगलियों में लगा डिवाइस देख लिया था। क्रिस्टोफर ने इशारा करते हुए अनिका को कार से बाहर निकलने के लिए कहा। जैसे ही अनिका कार से बाहर निकली, क्रिस्टोफर ने अपनी कार की डिग्गी से एक बड़ा सा डिवाइस निकाला। वो एक तरह का मेटल डिटेक्टर था। वो मेटल डिटेक्टर अपने हाथ में पकड़कर क्रिस्टोफर अनिका के पास आया और झटके से अनिका के दोनों हाथ पकड़ लिए। क्रिस्टोफर गौर से अनिका के हाथों को देखने लगा। जब क्रिस्टोफर की नज़र अनिका की उंगलियों पर पड़ी तब उसे कोई भी असाधारण चीज़ नज़र नहीं आई। अनिका ने आम लड़कियों की तरह अपने नाखूनों को नेल पॉलिश से पेंट किया था। अनिका के नाखून लंबे और धारदार थे, मगर क्रिस्टोफर के नाखूनों को देखकर किसी भी तरह का कोई शक नहीं हुआ। ये बिल्कुल आम लड़कियों के नाखून जैसे थे। अनिका की उंगलियों को अच्छी तरह से देखने के बाद क्रिस्टोफर अचानक अनिका की आंखों से आंखें डालकर कहने लगा, तुम तो पहले से इतनी खूबसूरत हो, इस तरह के फैशन की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अनिका इस वक्त अपनी तारीफ सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। हालांकि अनिका ये सोच कर परेशान हो रही थी कि कहीं क्रिस्टोफर को अनिका की उंगलियों में लगे हुए डिवाइस के बारे में पता तो नहीं चल गया। क्रिस्टोफर को उंगलियों में तो साधारण बात नज़र आ रही थी, इसलिए क्रिस्टोफर ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ मेटल डिटेक्टर ऑन किया और अनिका के सर पर रख दिया। जैसे ही क्रिस्टोफर ने वो मेटल डिटेक्टर अनिका के सर पर रखा, उसमें से एक बीप बजने लगी। क्रिस्टोफर हैरान होकर अनिका को देखने लगा। अनिका से अपने कदम पीछे हटाते हुए क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, तुम्हारे बालों में क्या है? बालों में कौन सा हथियार छुपाया है तुमने? बाहर निकालो। क्रिस्टोफर की बात सुनकर अनिका ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए और कहा, कैसी बातें कर रहे हो? बालों में कैसे मैं ये हथियार छुपा सकती हूँ? तुम बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो। अनिका की बात सुनकर क्रिस्टोफर ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, खामोश हो जाओ, ये मत भूलो कि तुम मेरी गुलाम बन चुकी हो और मैं तुम्हारा मालिक हूँ। ज़रा रिस्पेक्ट से बात करना सीखो। क्रिस्टोफर की बात सुनने के बाद अनिका खामोश हो गई, मगर बड़े ही एटीट्यूड से क्रिस्टोफर को देखने लगी। क्रिस्टोफर धीरे से अपने कदम अनिका की ओर बढ़ाने लगा और फिर से मेटल डिटेक्टर ऑन करके क्रिस्टोफर ने अनिका के पूरे शरीर को स्कैन करना शुरू कर दिया। मगर हैरानी की बात यह थी कि क्रिस्टोफर अनिका के शरीर के जिस हिस्से पर मेटल स्कैनर लगाता, स्कैनर जोर जोर से बीप करने लगता। क्रिस्टोफर ने अपने पाँव पीछे लेते हुए अनिका से कहा, तुमने क्या छुपा रखा है? बाहर निकालो। अनिका ने भी बड़ी कैजुअली क्रिस्टोफर के मेटल डिटेक्टर की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे मुझे लगता है तुम्हारा ये मेटल डिटेक्टर खराब हो गया है। अनिका की बात सुनकर क्रिस्टोफर कुछ देर तक अपने मेटल डिटेक्टर को देखता रहा और फिर एक हाथ से मेटल डिटेक्टर को दूसरे हाथ पर पटकते हुए क्रिस्टोफर ने फिर से मेटल डिटेक्टर को ऑन किया और अनिका की पीठ पर लगा दिया। मेटल डिटेक्टर फिर से जोर जोर से बीप होने लगा। इस बार क्रिस्टोफर ने अपनी आवाज़ सख्त करते हुए अनिका से कहा, देखो आखिरी बार कह रहा हूँ तुम्हें, क्या छुपा रही हो तुम? बता दो मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, वरना इसका अंजाम अलेक्जेंडर को भुगतना होगा। अनिका ने फिर से अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर क्रिस्टोफर से कहा, देखो तुम्हारा ये मेटल डिटेक्टर काम नहीं कर रहा है, इसलिए बार बार बज रहा है। क्रिस्टोफर भी हैरान था। क्रिस्टोफर ने अनिका की पूरी बॉडी को स्कैन करके देखा, मगर हर बार मेटल डिटेक्टर जोर जोर से बीप करने लगता था। क्रिस्टोफर भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि कोई इंसान अपने पूरे शरीर में कैसे मेटल लिए घूम सकता था। तभी क्रिस्टोफर के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। क्रिस्टोफर ने वो मेटल डिटेक्टर अपने पाँव पर लगाकर देखा। तब मेटल डिटेक्टर से कोई आवाज़ नहीं आई। अब क्रिस्टोफर को यकीन हो चुका था कि मेटल डिटेक्टर बिगड़ा नहीं था। अपनी जेब से पिस्तौल निकालते हुए क्रिस्टोफर ने अनिका की ओर तानते हुए कहा, चलो अब तुम्हारे ये नाटक बंद करो और क्या छुपा रही हो बताओ मुझे, वरना भूल जाना कि मैं तुम्हें कभी अलेक्जेंडर के पास लेकर जाऊंगा। ये कहते हुए क्रिस्टोफर ने फिर से मेटल डिटेक्टर को अनिका के सर पर रख दिया। जब मेटल डिटेक्टर जोर जोर से बजने लगा तब अनिका ने अपने बालों में से एक पतला सा वायर निकाला। अक्सर अनिका इस वायर का प्रयोग छोटे मोटे तालों को खोलने के लिए इस्तेमाल किया करती थी। अनिका ने अपने बालों से वो वायर निकाल कर ज़मीन पर फेंक दिया। ज़मीन पर गिरे हुए वायर को देखकर क्रिस्टोफर ने अनिका को हैरानी से देखा और कहा, समझ में नहीं आता तुम डॉक्टर हो
कि चोर। ये कहने के बाद क्रिस्टोफर ने अनिका के चेहरे पर मेटल डिटेक्टर लगाया। ठीक अनिका की नाक के पास मेटल डिटेक्टर फिर से जोर जोर से आवाज करने लगा। क्रिस्टोफर ने अनिका से बस इशारे में कहा कि वो जो कुछ भी छुपा रही थी उसे निकालकर उसके सामने रखे। अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, अरे वो मेरी नाक नकली है। तुम जानते नहीं, आजकल की लड़कियां नाक सीधा करवाने के लिए सर्जरी करवाती हैं, इसलिए अंदर मेटल लगा हुआ है। अनिका की बात सुनकर क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, तुम क्या समझती हो, मैं तुमसे सिर्फ कल मिला हूँ। ये मत भूलो कई सालों मैंने तुम पर नज़र बनाकर रखी है। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अब क्रिस्टोफर के साथ आर्गुमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं था। अनिका ने अपने मुंह के अंदर उंगली डाली और एक दांत जैसा डिवाइस बाहर निकालकर ज़मीन पर फेंक दिया। क्रिस्टोफर ने हैरान होकर अनिका से पूछा, क्या है ये? अनिका ने जवाब देते हुए कहा, जहर है ये, कभी भी काम आ सकता है। क्रिस्टोफर हैरानी से अनिका को देखने लगा। क्रिस्टोफर ने फिर से अनिका के कंधों पर मेटल डिटेक्टर लगाया। मेटल डिटेक्टर फिर से ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। इस बार अनिका ने अपने जैकेट के अंदर हाथ डालकर एक स्किन कलर का धागा निकाला। उस धागे को अनिका के हाथ में देखकर क्रिस्टोफर ने पूछा, अब ये क्या है? अनिका ने जवाब देते हुए कहा, पतंग उड़ाने का मांझा समझते हो, वही है ये। अनिका के हाथ में जो मांझा था वो काफ़ी तेज था। वक्त आने पर उस मांझे का इस्तेमाल करके अनिका किसी भी दुश्मन की जान भी ले सकती थी। क्रिस्टोफर ने जब वो मेटल डिटेक्टर अनिका की कमर पर रखा तो फिर से मेटल डिटेक्टर ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। इस बार अनिका ने अपनी कमर से एक छोटा सा पट्टा निकाला। वो पट्टा एक बेहद छोटा सा नॉन चाकू था जो जर्मन स्टील की ब्लेड से बना हुआ था। ये छोटा सा लगने वाला पट्टा काफ़ी घातक हथियार साबित हो सकता था। क्रिस्टोफर हैरान था कि अनिका ने अपने शरीर में कितने हथियार छुपा कर रखे थे। क्रिस्टोफर जैसे जैसे अनिका की बॉडी को स्कैन करता गया वैसे वैसे अनिका एक के बाद एक सारे हथियार निकालकर ज़मीन पर रखती गई। नान चाकू से लेकर छोटा चाकू, छोटी सी तलवार, धारदार चीज़ें, अनिका के कंधों से लेकर जूतों तक हर अंग में अनिका ने बड़ी ही सफाई से एक छोटा मोटा हथियार छुपा कर रखा था। देखते ही देखते रास्ते पर कई सारे हथियार इकट्ठा हो गए। क्रिस्टोफर ने उन सारे हथियारों को देखते हुए धीमी आवाज़ में अनिका से कहा, अगर मैंने तुम्हें इसी तरह अलेक्जेंडर के पास जाने दिया होता तो पक्का तुम मुझे मार देती। अरे इतने हथियारों से तो तुम एक छोटे मोटे देश के साथ जंग लड़ सकती हो। अच्छा हुआ कि मैंने यहीं रोक लिया, वरना पता नहीं तुम मेरी क्या हालत करती। क्रिस्टोफर की इस बात का अनिका ने बड़ी कैजुअली जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकती थी, क्योंकि V16 पाउडर कहाँ है ये सिर्फ तुम जानते हो। अनिका की बात सुनकर क्रिस्टोफर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, वैसे काफ़ी चालाक हो तुम। तुम्हें अपनी गुलाम बनाकर मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया काम किया है। चलो अब बार बार तुम्हारी बॉडी स्कैन करने से अच्छा होगा कि तुम ही अपने शरीर में छुपाए हुए सारे हथियार एक के बाद एक निकाल कर मेरे सामने रख दो। अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, अरे बस हो गए, पूरे हो गए सारे हथियार, मैं कोई हथियार रखने का गोदाम थोड़ी हूँ। क्रिस्टोफर ने अनिका की बात को नकारते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम इतनी आसानी से अपने सारे पत्ते तो मेरे सामने खोलोगी नहीं। चलो अब सीधी तरह से मान जाओ, वरना फिर तुम जानती हो छिपे हुए हथियारों को ढूंढने के लिए मुझे क्या करना होगा। क्रिस्टोफर के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट देखकर अनिका ने अपनी नज़रें झुका ली और क्रिस्टोफर से कहा, मैंने कहा ना तुमसे, अब कुछ नहीं छुपा रही हूँ। तभी अचानक क्रिस्टोफर ने फिर से अनिका के हाथ अपने हाथ में लिए और अनिका से कहा, ये तुम्हारे नाखून ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, चलो इन्हें भी उतार ही देते हैं। ये कहने के बाद क्रिस्टोफर एक के बाद एक अनिका के नकली नाखून अनिका की उंगलियों से निकालने लगा। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी उंगलियों में लगा वो डिवाइस अनिका के पास आखिरी मौका था जो उसे स्पेशल डिपार्टमेंट या रोहित से मिलवा सकता था। मगर क्रिस्टोफर ने एक एक करके अनिका की उंगलियों से सारे नाखून निकाल दिए। नाखून निकालने के बाद क्रिस्टोफर ने फिर से मेटल डिटेक्टर अनिका की उंगलियों पर रखा, मगर क्रिस्टोफर खुद भी ये देखकर चौंक गया कि मेटल डिटेक्टर अभी भी बज रहा था। जब क्रिस्टोफर ने गौर से देखा तो उसे उंगलियों के बीच छोटी छोटी नीडल्स दिखाई दी। अनिका हर वक्त अपने साथ अपने एक्यूपेंचर की नीडल्स रखा करती थी, जिन पर केमिकल लगाकर वो अपने दुश्मनों को घायल किया करती थी। अनिका के शरीर से निकला सारा सामान एक कपड़े में भरकर क्रिस्टोफर फिर से जंगल की ओर जाने लगा। अनिका ने हैरान होकर क्रिस्टोफर से पूछा, कहाँ जा रहे हो? क्रिस्टोफर ने कहा, अरे कहा था ना तुमसे हल्का होने जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको गाड़ी में, मैं आता हूँ। अनिका लगभग 15 मिनट तक कार में बैठी क्रिस्टोफर का इंतजार करती रही, मगर क्रिस्टोफर का कहीं नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था। तभी अचानक अनिका को झाड़ियों में कुछ हरकत होती दिखाई दी।
अनिका काफ़ी देर तक कार में बैठी हुई क्रिस्टोफर के आने का इंतजार करने लगी। अनिका जल्द से जल्द अलेक्जेंडर तक पहुंचना चाहती थी, मगर लगभग 15-20 मिनट के इंतजार के बाद भी क्रिस्टोफर लौट कर नहीं आया। अनिका गौर से अपने आसपास जंगल की ओर देखकर ये समझने की कोशिश करने लगी कि क्रिस्टोफर आखिर गया कहाँ। मगर तभी अचानक झाड़ियों के बीच कोई हलचल होती हुई नजर आई। अचानक झाड़ियों से क्रिस्टोफर बाहर रास्ते पर आकर चलने लगा। क्रिस्टोफर के ठीक पीछे एक छोटा सा बच्चा दौड़कर कार के पास चला रहा था। वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि अलेक्जेंडर था। नन्हे से अलेक्जेंडर को देखकर अनिका की आंखें चौड़ी हो गई। अनिका एक माँ थी, इस वक्त उसे अलेक्जेंडर के अलावा दुनिया में और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए क्रिस्टोफर के ऑर्डर्स मिले बिना ही अनिका ने अपनी कार का दरवाज़ा खोला और वो तेज़ी से अपनी कार से उतरी और अलेक्जेंडर की ओर दौड़ने लगी। मगर अनिका ये देखकर हैरान हो गई कि जब अलेक्जेंडर ने अनिका को देखा तो वो अपनी जगह पर रुक गया। अलेक्जेंडर ने झटके से अपना सर झुका लिया। अलेक्जेंडर के आगे चल रहे क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर को डांट लगाते हुए कहा, अरे अब जल्दी चलो, तुम्हारे पाँव जल्दी जल्दी उठाओ। नन्हे से अलेक्जेंडर ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे नहीं जाना। क्रिस्टोफर ने फिर से अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अलेक्जेंडर से कहा, जिद मत करो, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, आगे बढ़ो तो आगे बढ़ो। अलेक्जेंडर ने भी अपनी आवाज़ तेज़ करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना है। मुझे पता नहीं कि आप इतने बदल क्यों गए हैं। पहले आप मेरे साथ कभी भी इस तरह से बात नहीं करते थे और अब मुझे हर बात में फोर्स करते हो। आप बहुत बदल गए हो डैडी। अलेक्जेंडर की बात सुनकर क्रिस्टोफर ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख दिए और अलेक्जेंडर से कहा, चलो मैं बदल गया हूँ, लेकिन देखो तुम्हारी मम्मा आई हैं, उससे भी नहीं मिलोगे। क्रिस्टोफर की बात सुनकर अलेक्जेंडर ने अनिका की ओर अपनी पीठ कर दी और दबी हुई आवाज़ में क्रिस्टोफर से कहा, नहीं, मैं मम्मा से नहीं मिल सकता। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं उन्हें फेस नहीं कर सकता। नन्हे से अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर अनिका का दिल पिघलने लगा था। वो तेज़ी से अलेक्जेंडर के सामने गई और अपने घुटनों के बल बैठकर अनिका ने अलेक्जेंडर को दोनों कंधों से पकड़ लिया और अपनी उंगलियों से अलेक्जेंडर का चेहरा ऊपर करते हुए अलेक्जेंडर से कहा, अगर तुम जानते हो कि तुमने गलती की है, इसका मतलब तुम्हें एहसास है कि तुम्हें वो भूल दोबारा नहीं करनी है। तुम्हें मम्मा से आंखें चुराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनिका की बात ने अलेक्जेंडर का सर और भी ज़्यादा नीचे कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे हर गुजरते पल के साथ और अनिका की आवाज़ सुनकर अलेक्जेंडर की शर्मिंदगी बढ़ रही थी। अलेक्जेंडर ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं मम्मा, मैंने आपको धोखा दिया है। जो दवाई आप इतनी मुश्किल से मेरे लिए लेकर आई थी वो मैंने आपसे चुराकर डैडी को दे दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अनिका ने नन्हे से अलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, अगर तुम्हें पता था कि तुम गलती करने वाले हो तो फिर तुमने इतनी बड़ी गलती क्यों की? अलेक्जेंडर ने अपनी इनोसेंट सी आवाज़ में जवाब देते हुए कहा, क्योंकि डैडी बीमार थे और डैडी को मैं इस तरह मरते हुए तो नहीं देख सकता, इसलिए मैंने वो दवाई डैडी को दे दी। नन्हे से अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। अनिका ने अलेक्जेंडर को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, वो तुम्हारे डैडी नहीं हैं। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि बचपन से लेकर आज तक अलेक्जेंडर ने क्रिस्टोफर को ही अपना डैडी माना था और अनिका ये भी जानती थी कि अलेक्जेंडर किस स्वभाव का लड़का था। बाहर से रफ एंड टफ दिखने वाला अलेक्जेंडर अंदर से काफ़ी सेंसिटिव था। जिस अलेक्जेंडर ने मारवा हाउस पहुंचकर सिक्योरिटी गार्ड के हाथ पर जोर से काटा था, वही अलेक्जेंडर अपने पालतू जानवरों की मौत पर काफ़ी दुखी हो जाता था। उन्हें बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था, यहाँ तक कि वो अपनी जान भी खतरे में डाल सकता था। अनिका जान चुकी थी कि अलेक्जेंडर जितना सेंसिटिव था और इसलिए शायद उसे क्रिस्टोफर के लिए भी काफ़ी फीलिंग्स थी। मगर अनिक ये सोच कर भी हैरान होती थी कि आखिर क्रिस्टोफर ने ऐसा क्या जादू किया था बचपन में अलेक्जेंडर पर, जो नन्हा सा अलेक्जेंडर उसे इतना इम्प्रेस हो गया था। अनिका ये भी जानती थी कि कम उम्र में भी अलेक्जेंडर को काफ़ी समझ थी। वो समझता था कि रश्मि किस तरह की औरत थी। अनिका ने अपनी आंखों से देखा था अलेक्जेंडर रश्मि को किस तरह से ट्रीट करता था। मगर वही अलेक्जेंडर जब क्रिस्टोफर के बारे में बात करता तो हमेशा अलेक्जेंडर की बातों में क्रिस्टोफर के लिए फीलिंग्स नज़र आती थी और आज भी क्रिस्टोफर के लिए अलेक्जेंडर के मुंह से बुराई नहीं निकल रही थी। इसलिए अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अलेक्जेंडर को समझाते हुए कहा, देखो, मैं जानती हूँ इस आदमी ने बचपन में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया था, मगर वह सब झूठ था। वो नाटक कर रहा था। उसे तुम्हारे लिए असली फीलिंग्स नहीं थी। वो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वो एक दिन मम्मा से V16 पावर ड्रग का एक डोज हासिल कर सके जो उसकी जान बचा सकता है। मगर बेटा, तुम नहीं जानते कि वही V16 पावर ड्रग तुम्हारी भी जान बचाने के काम आएगा। हमारे पास सिर्फ एक डोज बाकी है जो तुम्हारी जान बचाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है।
मगर उसी V16 पाउडर ड्रग के डोज पर कब्जा करके अब क्रिस्टोफर उसे अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल करेगा। अनिका की पूरी बात सुनने के बाद अलेक्जेंडर ने बड़ी ही कैजुअली जवाब देते हुए कहा, हाँ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अलेक्जेंडर की बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। अनिका ने बड़ी बड़ी आंखों से अलेक्जेंडर की ओर देखा और फिर से अलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखकर अलेक्जेंडर से पूछने लगी, क्या तुम जानते हो V16 पाउडर ड्रग क्या है और वो क्या कर सकता है? अलेक्जेंडर ने दबी हुई आवाज़ में जवाब देते हुए कहा, नहीं मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता मम्मा, मगर डैडी ने मुझे कॉल पे ही सब कुछ बता दिया था। अनिका अलेक्जेंडर का जवाब सुनकर हैरान रह गई, ये जानते हुए भी कि V16 पाउडर ड्रग एकमात्र ऐसा डोज था जो अलेक्जेंडर की जान बचा सकता था। अलेक्जेंडर ने वो डोज चुराकर क्रिस्टोफर के हवाले कर दिया था। नन्हे से अलेक्जेंडर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, डैडी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। डैडी मुझे कभी भी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने बचपन से लेकर आज तक मुझसे कभी झूठ नहीं कहा है। मैं अभी भी मिसबिहेव करता था तब वो कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाते थे। हाँ, मुझे इस बात का एहसास ज़रूर करवाते थे कि मैंने जो किया है वह गलत था और मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये भी बड़ी अच्छी तरह से डैडी ने मुझे समझाया है। बाकी लोग चाहे मेरे साथ जैसा भी बर्ताव करें, मगर डैडी हमेशा मेरे लिए चॉकलेट लेकर आते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे चॉकलेट कितनी पसंद है। डैडी मेरे दोस्तों के लिए भी अलग अलग तरह के खिलौने लेकर आते थे। बटरस्कॉच को मुंह में सॉफ्ट टॉयज पकड़ना बहुत अच्छा लगता था। डैडी हमेशा बटरस्कॉच के लिए कुछ न कुछ लेकर आते थे। मेरे सारे पालतू जानवरों को अच्छा अच्छा खाना खिलाते थे। मगर आज मैं मेरे डैडी से बहुत नाराज़ हूँ। अनिका को ये कहते हुए अलेक्जेंडर ने क्रिस्टोफर की ओर तेज़ नज़रों से देखा और अपनी आवाज़ ऊँची करते हुए कहा, डैडी ने ज़िंदगी में पहली बार मुझसे झूठ कहा है। डैडी ने मुझसे कहा था कि अगर मैं उनकी बात मानूंगा तो वो मम्मी को कभी तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे, और अब देखो उन्होंने क्या किया है। ये कहते हुए अलेक्जेंडर क्रिस्टोफर के पास गया और क्रिस्टोफर को अपनी छोटी सी उंगली दिखाते हुए कहने लगा, डैडी आपने मम्मा को क्यों किडनैप किया है? आपने कहा था कि आप मम्मा को कुछ नहीं करेंगे। आप इतने बदल क्यों गए हो डैडी? आप मुझसे झूठ क्यों बोलने लगे? डैडी मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप मम्मा को जाने देंगे तो मैं इस बात का ख्याल रखूँगा कि मम्मा आपको वापस दोबारा कभी परेशान नहीं करेंगी, और मैं भी आप ही के साथ रहूँगा। जब तक जिंदा रहूँगा मैं आप ही के साथ रहूँगा। ये कहते हुए अलेक्जेंडर क्रिस्टोफर के पैरों से लिपट गया। अपने नन्हे से इनोसेंट बच्चे के मुंह से ये सारी बातें सुनकर अनिका का दिल पिघलने लगा था। अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे एक माँ होने के बावजूद वो अपने बच्चे को क्रिस्टोफर के खतरनाक चंगुल से बचा नहीं पा रही थी। नन्हा सा अलेक्जेंडर क्रिस्टोफर के पैरों में सिमटकर बार बार कहता रहा, डैडी हम यहाँ से चले जाएंगे, आप मम्मा को जाने दो। वो अनिका जो दुनिया की किसी भी ताकत से अकेली टकरा सकती थी, वो अनिका जो आसमान की ऊंचाई से गिरने से भी नहीं डरती थी, उस अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके सीने पर धारदार चाकू से लगातार वार कर रहा था। नन्हे से अलेक्जेंडर की ऐसी हालत देखकर अनिका की आंखों से आंसू लगातार टपकने लगे थे। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अलेक्जेंडर की इस मनोस्थिति को किस तरह संभाले। क्रिस्टोफर ने पूरी तरह से अलेक्जेंडर के दिमाग पर अपना काबू कर लिया था। अनिका अपनी नज़रों के सामने अपने बेटे को क्रिस्टोफर के हाथों खोता हुआ देख रही थी, मगर वह लाचार खड़ी कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर को अपने एक ही हाथ से उठा लिया और बड़ी ही बेरहमी से अलेक्जेंडर के पूरे शरीर को झटकते हुए क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर से कहा, अरे बेवकूफ़ बच्चे, मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं V16 पाउडर हासिल करना चाहता था, इसलिए मैं तुमसे अच्छा व्यवहार करता था। अब ये बकवास करना बंद करो और मेरा दिमाग मत खाओ। ये कहने के बाद क्रिस्टोफर ने बड़ी ही बेरहमी से नन्हे से अलेक्जेंडर को अनिका की ओर हवा में उछाल दिया। अनिका ने बड़े ही ध्यान से अलेक्जेंडर को अपनी बाहों में पकड़ लिया। क्रिस्टोफर ने अपना हाथ झटकते हुए अनिका से कहा, अब ये माँ बेटे का ड्रामा बंद करो, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, और ये मत भूलो कि अब तुम मेरी गुलाम हो और ये तुम्हारा बेटा गुलाम का बेटा मेरा गुलाम ही रहेगा। इसे अच्छी तरह से समझा दो, वरना इसे समझा देने की मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम भी समझ लेना, अगर इस लड़के ने एक और मिनट भी मेरा सर खाया तो उसे इसी मेटल डिटेक्टर से इतना मारूंगा कि इसकी हड्डियां टूट जाएंगी। ये कहने के बाद क्रिस्टोफर सीधा अपनी कार में जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। क्रिस्टोफर के जाने के बाद अनिका ने जब अलेक्जेंडर का चेहरा देखा तो वो काफ़ी घबराया हुआ नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शौक मिला था।
अनिका ने अलेक्जेंडर की छाती पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो बेटा, तुम जब बड़े हो जाओगे ना, तब इन सारी बातों को समझ पाओगे। इंसान कब रूप बदल लेता है, कब पूरी तरह से अपने स्वभाव बदल लेता है, इन सब चीज़ों के पीछे जो कारण होता है वो कारण इस वक्त तुम नहीं समझ पाओगे। अनिका की बात को बीच में ही काटते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, मम्मा, आप डैडी की बातों का बुरा मत मानना। वो कभी कभी ऐसी बातें करते हैं मगर दिल के बहुत अच्छे हैं। आप बिल्कुल घबराना मत, वो मुझे कभी नहीं मारेंगे। अनिका नहीं समझ पा रही थी कि अलेक्जेंडर के मन में क्रिस्टोफर की जो छवि थी उसे वो कैसे मिटाए। अपने छोटे से बेटे को किस तरह से समझाए कि क्रिस्टोफर कितना खतरनाक आदमी था, और अगर इस वक्त अलेक्जेंडर की जान का इस दुनिया में कोई सबसे बड़ा दुश्मन था तो वो सिर्फ क्रिस्टोफर था, जिसे अलेक्जेंडर इतने इमोशंस दिखा रहा था। वो आदमी नहीं बल्कि एक शैतान था जो खुद किसी के शरीर पर कब्जा करके बैठा था। अनिका नन्हे से अलेक्जेंडर को लेकर कार के पास गई और अलेक्जेंडर को कार की बैक सीट पर बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। अनिका ने कार स्टार्ट करके क्रिस्टोफर से पूछा, अब कहाँ जाना है? क्रिस्टोफर ने आगे बढ़ने का इशारा करते हुए अनिका से कहा, अब जब तक मैं ना कहूँ गाड़ी मत रोकना। अनिका लगातार 36 घंटों तक कार चलाती रही। 36 घंटों बाद कार एक चेक पोस्ट के पास आकर रुकी। अनिका को तब एहसास हुआ कि चेक पोस्ट कोई मामूली चेक पोस्ट नहीं थी, बल्कि 3 अलग अलग देशों के बॉर्डर पर बनी एक बड़ी सी चेक पोस्ट थी। लगातार 36 घंटे ड्राइव करने के बाद अनिका काफ़ी थकान महसूस कर रही थी। हर 20-22 घंटे के बाद क्रिस्टोफर अनिका को वही टैबलेट वापस खिलाता, जिससे अनिका के मसल्स काफ़ी स्टिफ होने लगते थे। अनिका ने जब उस जगह को गौर से देखा तब वो काफ़ी शॉक हो गई। तीनों देशों के बॉर्डर पर बने इस छोटे से गांव को देखकर अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे वक्त 20-25 साल पीछे ले गया था उसे। यूरोप के 3 देशों के बीचों बीच बने इस गांव को देखकर अनिका को लग रहा था जैसे इस गांव पर किसी का भी शासन नहीं था। कच्ची सड़कें, पुराने मकान, घरों की टूटी फूटी छतें और सड़कों पर आवारा घूम रहे बच्चों और लोगों को देखकर अनिका को एहसास हो गया था कि इस गांव में किसी भी तरह की प्रगति नहीं हुई थी। 21वीं सदी के लोग चांद पर घर बनाने के सपने देख रहे थे, और यहाँ पर इस छोटे से गांव में बसे हुए लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मोबाइल फ़ोन भी अब तक उन लोगों ने कभी देखा नहीं था। क्रिस्टोफर लगातार अनिका को डायरेक्शन दिखाते हुए अनिका को गांव के अंदर ले जाने लगा। अनिका धीरे धीरे गाड़ी ड्राइव करके आगे बढ़ाने लगी। गाड़ी को देखकर गांव के लोग काफ़ी हैरान नजर आ रहे थे। देखते ही देखते अनिका की कार के पीछे कई लोग कार की डिक्की पर हाथ मारते हुए कार को फॉलो करने लगे। ये सारा नज़ारा देखकर अनिका और बैक सीट पर बैठा अलेक्जेंडर काफ़ी परेशान हो गए। आसपास मौजूद सारे लोगों को देखकर अनिका को अंदाज़ा हो गया था कि गांव के नौजवान लोग ज़्यादातर नशे में धुत रहते थे और कोई काम काज नहीं करते थे। ऐसा लग रहा था कि गांव के लोग पुलिस और प्रशासन से काफ़ी दूर थे। मगर अनिका ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर अनिका और अलेक्जेंडर को ऐसी जगह पर लाने के पीछे क्रिस्टोफर का क्या मकसद हो सकता था। अनिका लगातार हैरानी से क्रिस्टोफर की ओर देखती रही, मगर क्रिस्टोफर बिना कुछ कहे अनिका को आगे बढ़ने के डायरेक्शन देता रहा। कुछ देर बाद क्रिस्टोफर ने अनिका को एक पुराने मकान के सामने गाड़ी रोकने के लिए कहा। जैसे ही गाड़ी वहां रुकी, उसे टूटे फूटे मकानों के बाहर बैठा एक शख्स जो हुक्के जैसी कोई चीज़ फूंक रहा था, उसने अचानक अपने हाथ में पकड़ा हुआ पाइप नीचे फेंका और दौड़कर कार के पास आया और उसने क्रिस्टोफर की कार का दरवाज़ा खोला। क्रिस्टोफर जैसे ही कार से नीचे उतरा, वो आदमी क्रिस्टोफर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, अरे मालिक, आप आने वाले थे, आपने मुझे बताया भी नहीं। मैं अभी आपके लिए खाना बनवा देता हूँ। क्रिस्टोफर को देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस आदमी का और क्रिस्टोफर का क्या कनेक्शन था, और क्रिस्टोफर का इस गांव के साथ क्या कनेक्शन था। 36 घंटे की लगातार ड्राइविंग से अनिका के पूरे शरीर में काफ़ी स्टिफनेस आ गई थी। वो जानती थी कि बैक सीट पर बैठा अलेक्जेंडर भी काफ़ी थकान महसूस कर रहा था। जैसे ही अनिका ने बैक सीट का दरवाज़ा खोलकर अलेक्जेंडर को अपनी गोद में उठाया, क्रिस्टोफर ने अपने आदमी को इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहा, खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना एक नौकर अपने साथ लाया हूँ। ये कहते हुए क्रिस्टोफर ने अनिका की ओर इशारा किया। इससे पहले कि अनिका क्रिस्टोफर की इस बात का कोई जवाब दे पाती, क्रिस्टोफर ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, और इतना याद रखना कि अगर मेरे हुक्म तुमने नहीं माने तो अलेक्जेंडर को भी खाना नहीं दिया जाएगा। जब तक तुम अपने गुलाम होने की सारी जिम्मेदारियां निभाओगी, अलेक्जेंडर को खाना मिलता रहेगा।
अनिका अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि क्रिस्टोफर के साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं था। क्रिस्टोफर का इशारा मिलते ही क्रिस्टोफर का वो आदमी अनिका को उसे टूटे फूटे मकान के अंदर ले जाने लगा। उस आदमी ने अनिका से कहा, आइए मैं आपको किचन दिखाता हूँ। अनिका चुपचाप अलेक्जेंडर को अपनी गोद में लिए उस आदमी को फॉलो करने लगी। वो टूटा फूटा मकान वैसे तो काफ़ी बड़ा था। मकान के अंदर जब अनिका दाखिल हुई तब उसने देखा कि मकान के अंदर कई जगह अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन थे। ऐसा लग रहा था जैसे सालों पहले उस मकान की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और फिर अचानक ही बीच रास्ते में कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया था और उसके बाद सालों तक ये मकान इसी तरह रखा गया था। न तो मकान के अंदर ढंग का फर्नीचर था और न ही ढंग की बिजली सप्लाई। बस वेंटिलेशन और खिड़कियों से आ रही रोशनी में ही अनिका को मकान में आगे का रास्ता देखना था। मकान के अंदर 25 से लेकर 50 साल के कुछ लोग यहाँ वहाँ कोने में पड़े हुए नजर आ रहे थे। ज़्यादातर लोग नशे में धुत थे। इस भयानक जगह को देखकर अलेक्जेंडर ने अनिका को कस के पकड़ लिया। तभी अनिका ने धीमी आवाज़ में अलेक्जेंडर के कानों में कहा, चिंता मत करो, मम्मा तुम्हारे साथ है। बस अपनी आंखें बंद करो और कुछ देर आराम करो। मम्मा तुम्हारे लिए अभी खाना भिजवाएंगी। अलेक्जेंडर के कानों में ये कहने के बाद अनिका ने अपने आगे चल रहे आदमी से कहा, देखिए मेरा बच्चा काफ़ी थक गया है, उसे आराम करने के लिए कोई कमरा मिल सकता है। अनिका के आगे चलता हुआ वो आदमी अचानक रुक गया। फिर कुछ देर अनिका को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उस आदमी ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा, ऊपर एक बेडरूम है, वहीं सुला दो बच्चे को। पुरानी सी लग रही सीढ़ियों को चढ़कर अनिका ने ऊपर बने एक छोटे से बेडरूम में अलेक्जेंडर को बिस्तर पर सुला दिया और दरवाज़ा बंद करने से पहले अनिका ने अलेक्जेंडर से कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, तुम यहाँ बिल्कुल सेफ़ हो, मम्मी यहीं नीचे है। अलेक्जेंडर भी अच्छी तरह से जानता था कि उसकी मम्मा किस तरह की सिचुएशन में फंसी थी, इसलिए अपनी मम्मा को परेशान न करते हुए अलेक्जेंडर चुपचाप बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। अलेक्जेंडर के चेहरे को देखकर अनिका इतना समझ गई थी कि अलेक्जेंडर को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था और अब अलेक्जेंडर की वजह से अनिका को किसी भी बात की तकलीफ न पहुँचे, अलेक्जेंडर इसका खास ध्यान रख रहा था। अनिका जब सीढ़ियाँ उतरकर वापस नीचे आई तो क्रिस्टोफर का आदमी वहीं खड़ा अनिका का इंतजार कर रहा था। अनिका जैसे ही नीचे आई उस आदमी ने किचन की ओर इशारा करते हुए कहा, वो किचन है, अंदर सारा सामान पड़ा है। इससे पहले कि अनिका किचन की ओर अपने कदम आगे बढ़ाती एक 25-30 साल की लड़की दौड़कर क्रिस्टोफर के आदमी के पास आई और कहने लगी, हैरी क्या मालक आए हैं? रुको मैं अभी उनके लिए खाना बना देती हूँ। जैसे ही वो औरत किचन की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी, क्रिस्टोफर का वो आदमी जिसका नाम हैरी था उसने उस औरत को रोकते हुए कहा, अरे रुक जाओ, तुम अंदर मत जाना, आज ये लड़की मालिक के लिए खाना बनाएगी। जैसे ही हैरी ने उस लड़की को ये बात कही वो लड़की अनिका को घूर घूर कर देखने लगी। कुछ देर तक अनिका को देखने के बाद उस लड़की ने हैरी की ओर मुड़कर कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मालिक ने मुझे खास तौर पर यहाँ पर इसलिए रखा है ताकि मैं उनके लिए खाना बना सकूँ। तुम इस औरत को मालिक के लिए खाना बनाने को कैसे कह सकते हो? हैरी को ये कहने के बाद वो लड़की फिर से किचन की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। तभी हैरी ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए उस लड़की से कहा, अरे सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? चलो किचन से दूर हो जाओ और इस लड़की को जाने दो किचन के अंदर। जैसे ही हैरी की आवाज़ ऊंची हुई वो लड़की अपनी जगह पर रुक गई। उस लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। उस लड़की ने हैरी की ओर देख कर कहा, तुम मुझसे इस तरह से क्यों बातें कर रहे हो? और आखिर इस लड़की के हाथों में ऐसा क्या जादू है कि तुम इसे मालिक के लिए खाना बनाने को कह रहे हो? क्या ये मुझसे बेहतर खाना बनाना जानती है? उस लड़की की बात पूरी होते ही हैरी ने उस लड़की से कहा, अब तुम यहाँ पर चुपचाप खड़ी हो जाओ वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। इसके बाद हैरी ने इशारा करते हुए अनिका से कहा, जाओ अंदर किचन में बॉस के लिए खाना बनाओ। अनिका जैसे ही किचन की ओर अपने कदम आगे बढ़ा रही थी उस लड़की की आंखों में अनिका के लिए गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अचानक किचन में एंटर होने से पहले अनिका ने अपने कदम रोके और पीछे मुड़कर खड़ी उस लड़की से कहा, मेरा बेटा इस वक्त ऊपर सोया है, उसे भी बहुत भूख लगी है, क्या तुम उसके लिए खाना बना सकती हो? जैसे ही क्रिस्टोफर के आदमी हैरी ने अनिका की ये बात सुनी उसने आगे आकर अनिका से कहा, देखो ये किचन सिर्फ मालिक के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें सिर्फ मालिक के लिए खाना बनाया जा सकता है। इसके बाद हैरी ने मुड़कर उस लड़की की ओर देखा और कहा, तुम एक काम करो, उस दूसरे किचन में जाकर खाना बनाओ। हैरी के ऑर्डर मिलते ही वो लड़की अपने गालों से आंसू पोंछते हुए वहाँ से चली गई। उस लड़की के जाने के बाद अनिका किचन के अंदर एंटर हुई
कुछ देर अपनी कमर पर हाथ रखकर अनिका किचन में खड़ी सोचती रही कि वो क्या बना सकती थी। अनिका ने जब बच्चों को जन्म दे दिया था उसके बाद रेखा मौसी अनिका को अपने साथ लेकर गई थी। उसके बाद अनिका को कभी भी किचन में पाँव रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अनिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी कभी अनिका को इस मोड़ पर भी ले आएगी कि अनिका को किसी के लिए खाना बनाना होगा। मगर अपने बेटे अलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए अनिका को क्रिस्टोफर की हर बात माननी होगी, ये बात भी अनिका अच्छी तरह से जानती थी। कुछ देर बाद अनिका ने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई और सब्जी काटने लगी। फिर एक के बाद एक सारी सब्जी अनिका कढ़ाई में डालने लगी। जब अनिका ने पीछे मुड़कर देखा तब अचानक उसे एहसास हुआ कि क्रिस्टोफर अपने दोनों हाथ किचन के दरवाजे में लगाकर खड़ा था। वो घूर घूर कर अनिका को देख रहा था। अनिका भी अचानक क्रिस्टोफर को देखकर चौंक गई थी। अनिका ने क्रिस्टोफर से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्रिस्टोफर ने अनिका के चेहरे पर हैरानी देखकर अनिका से कहा, अरे डरो मत, मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने आया था, कहीं तुम खाना खिलाने के बहाने मुझे जहर तो नहीं खिलाओगी? क्रिस्टोफर की ये बात सुनने के बाद अनिका मन ही मन कुछ सोचने लगी। वैसे तो अनिका ने भी ठीक यही प्लानिंग की होती। क्रिस्टोफर के लिए खाना बनाने के बाद उसने खाने में जहर मिला दिया होता। मगर क्रिस्टोफर ने अनिका का सारा सामान और उसके सारे हथियार जब्त कर लिए थे और अनिका ये भी जानती थी कि विस-16 पाउडर ड्रग मिलने से पहले वो भी क्रिस्टोफर की जान नहीं ले सकती थी, वरना अलेक्जेंडर की जान बचाना उसके लिए बेहद मुश्किल हो जाता। क्रिस्टोफर की मुस्कुराहट के सामने अनिका ने भी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं चाहकर भी ये नहीं कर सकती। अचानक ही अनिका से बात करते हुए क्रिस्टोफर ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो अनिका के कढ़ाई में लगाए हुए तड़के से आने वाली खुशबू को सूंघने लगा। खुशबू सूंघते ही क्रिस्टोफर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। क्रिस्टोफर ने अनिका से पूछा, अरे वाह, कौन सी सब्जी बना रही हो? अनिका ने कैजुअली जवाब देते हुए कहा, मिक्स वेजिटेबल। क्रिस्टोफर कढ़ाई से आने वाली खुशबू को सूंघते हुए गैस के पास गया और अपने दोनों हाथ प्लेटफॉर्म पर रखकर अपना सर कढ़ाई की ओर ले गया। वो अपनी दोनों आंखें बंद करके सब्जी से आने वाली खुशबू को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक ही क्रिस्टोफर ने अपनी आंखें खोल दी और अनिका की ओर मुंह मोड़कर पूछा, क्या तुमने इसी तरह की सब्जी रोहित के लिए भी बनाई है? अनिका ने एक लंबी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और क्रिस्टोफर से कहा, नहीं, कभी नहीं। अनिका का ये जवाब सुनते ही क्रिस्टोफर के चेहरे की मुस्कान और भी ज़्यादा तेज हो गई। क्रिस्टोफर ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगा और अनिका से कहने लगा, भाई वाह, तब तो आज तुम्हारे हाथ का खाना खाने में मज़ा ही आ जाएगा। क्रिस्टोफर ये भी जानता था कि अनिका भी काफ़ी वक्त से भूखी थी। 36 घंटे लगातार ड्राइव करके अनिका काफ़ी थक चुकी थी। गाड़ी में जो खाने पीने की चीज़ें मौजूद थी वो काफ़ी लिमिटेड थी और अनिका ने अपने हिस्से का सारा खाना अलेक्जेंडर को खिला दिया था। क्रिस्टोफर नहीं चाहता था कि वो कहीं हॉट लेकर लंच या डिनर करे, क्योंकि वो बूढ़े किंग के लिए किसी भी तरह का सुराग छोड़ना नहीं चाहता था। क्रिस्टोफर ने स्टैंड में से एक चम्मच उठाई और कढ़ाई में से एक सब्जी का निवाला निकालते हुए अपने नाक के पास रखा और सूंघ कर अनिका की ओर देख कर कहा, इससे पहले तुम खाओ। क्रिस्टोफर की बात सुनकर अनिका चौंक गई। जब क्रिस्टोफर ने खाना अनिका को ऑफर किया तब अनिका को भी काफ़ी भूख लगी थी। 2 दिन के ट्रैवलिंग में अनिका ने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, इसलिए फ़िलहाल भूख के मारे अनिका के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। मगर अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि निवाला खुद अपने मुंह में पहले रखने के बजाय क्रिस्टोफर अनिका को क्यों ऑफर कर रहा था। तभी क्रिस्टोफर की सख्त आवाज़ अनिका के कानों पर पड़ी। क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने किसी तरकीब से इसके अंदर जहर तो नहीं मिलाया। अनिका बड़ी बड़ी आंखों से क्रिस्टोफर को देखती रही। उसके बाद अनिका ने भी स्टैंड से एक चम्मच निकाली और कढ़ाई से थोड़ी सी सब्जी चम्मच में लेकर अपने मुंह में रख दी। गरम गरम सब्जी मुंह में रखते ही अनिका ने कुछ देर के लिए अपना मुंह खोल दिया और सब्जी के ठंडे होने का इंतजार किया। फिर सब्जी निकलने के बाद अनिका ने क्रिस्टोफर से कहा, देखो, अगर मैं इसमें जहर डालना भी चाहती तो भी मेरे पास इस वक्त कोई सामान नहीं है, इसलिए अब तुम इसे खा सकते हो। चाहकर भी मैं इसमें जहर नहीं मिला सकती और इस बात का मुझे अफसोस रहेगा। अनिका का तीखा जवाब सुनते ही क्रिस्टोफर ने अपने हाथों में पकड़ी हुई चम्मच पर थोड़ी सी फूंक मारी और अपने मुंह में निवाला रखकर अनिका से कहा, काफ़ी तीखी है। क्रिस्टोफर की बात सुनकर अनिका काफ़ी सरप्राइज हो गई। अनिका खुद कभी तीखी खाती नहीं थी और इसलिए उस वक्त अनिका ने अपनी सब्जी में भी ज़्यादा मिर्ची का उपयोग नहीं किया था। फिर क्रिस्टोफर को सब्जी तीखी क्यों लग रही थी, ये बात अनिका की समझ के बाहर थी।
तभी क्रिस्टोफर ने जवाब देते हुए कहा, अरे नहीं, सब्जी नहीं, सब्जी की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी ज़ुबान की बात कर रहा हूँ। काफ़ी तीखी है तुम्हारी ज़ुबान, मगर मानना पड़ेगा तुम्हारे हाथों में बेहद स्वाद है। अपने मुंह में रखी हुई उस सब्जी को चबाते हुए क्रिस्टोफर ने अनिका से पूछा, आज तो सचमुच मुझे रोहित पर तरस आ रहा है। तुमने पहली बार अपने हाथों से खाना बनाया, वो भी मेरे लिए। ये बात जब रोहित को पता चलेगी तब तो उसका चेहरा देखने लायक हो जाएगा। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्रिस्टोफर को इसमें क्या खुशी मिल रही थी। क्रिस्टोफर अपने मुंह में रखा निवाला चबाने लगा। फिर कुछ देर बाद खांसते हुए क्रिस्टोफर ने अपने मुंह में रखी हुई सब्जी अचानक थूक दी और गुस्से से अनिका की ओर देखते हुए कहा, अरे ये किस तरह की सब्जी पकाई है तुमने? ये तो अभी कच्ची है। क्या तुम खाना बनाना बिल्कुल नहीं जानती? क्रिस्टोफर की बात सुनकर अनिका ने भी मुस्कुराते हुए क्रिस्टोफर की ओर देखा और कहा, हाँ, और शायद रोहित ये बात अच्छी तरह से जानता है और इसलिए मुझे खाना बनाने की फरमाइश करके वो अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। आज पता चला काफ़ी स्मार्ट है रोहित। अनिका की ये बात सुनते ही क्रिस्टोफर के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। लाल लाल आंखें लिए क्रिस्टोफर ने कढ़ाई में पक रही सारी सब्जी सिंक में उलट दी और फिर दोबारा कढ़ाई को गैस पर चढ़ाकर क्रिस्टोफर बड़े ही ध्यान से फिर से सब्जी बनाने लगा। अनिका बड़े ही ध्यान से क्रिस्टोफर को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टोफर को कुकिंग की सारी बारीकियां पता थी। कब तेल डालना है, कब उस तेल में सब्जी को छौंक लगाना है, कब मसाले डालने हैं, कितनी देर तक सब्जियों को पकाना है। क्रिस्टोफर सारी बातें अच्छी तरह से जानता था। कुछ देर बाद एक प्लेट में सब्जी निकालकर क्रिस्टोफर ने उस प्लेट में कुछ ब्रेड रखे और अनिका की ओर थाली आगे बढ़ाते हुए कहा, अब इसे खाओ और इसे पूरा करो। मैं देखना चाहता हूँ कि ये सब्जी मेरे लिए पूरी तरह से सेफ है या नहीं। अनिका ये समझने की कोशिश कर रही थी कि क्रिस्टोफर सचमुच अपनी सेफ्टी के लिए अनिका को खाने के लिए कह रहा था या वो ये जानता था कि अनिका को काफ़ी भूख लगी थी और इसलिए वो अनिका को खाने के लिए मजबूर कर रहा था। क्रिस्टोफर का बर्ताव काफ़ी स्ट्रेंज था। कभी कभी अनिका के लिए ये गैस करना मुश्किल हो जाता था कि उसके सामने खड़ा आदमी क्रिस्टोफर था या आशीष डोगरा। अपने सामने पड़ी हुई प्लेट से अनिका ने निवाला बनाकर अपने मुंह में रखा और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में अनिका ने अपनी प्लेट में रखा हुआ सारा खाना खा लिया। जिसके बाद अनिका ने जब अपनी नज़रें उठाकर देखा तो क्रिस्टोफर भी अनिका को देखते हुए अपनी प्लेट में रखा हुआ खाना खा रहा था। खाली प्लेट सिंक में रखने के बाद अनिका ने क्रिस्टोफर की ओर देखकर कहा, मैं ऊपर जाकर देखती हूँ कि अलेक्जेंडर ने खाना खाया है या नहीं। क्रिस्टोफर ने भी अनिका को ऐसा करने से नहीं रोका। अनिका धीरे से किचन के बाहर निकल गई और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की ओर चली गई। किचन के दरवाजे पर खड़ा हैरी सब कुछ बड़े ही ध्यान से देख रहा था। अनिका के जाने के बाद हैरी अंदर आया और कुछ देर खामोश खड़ा रहा। हैरी ने नोटिस किया कि क्रिस्टोफर की नज़रें अनिका की जिस दिशा में गई थी वहीं पर गड़ी हुई थी। कुछ देर बाद धीमी आवाज़ में हैरी ने क्रिस्टोफर से पूछा, मालिक, क्या ये लड़की आपकी? इससे पहले हैरी अपनी बात पूरी कर पाता क्रिस्टोफर ने उसे रोकते हुए कहा, गुलाम है। क्रिस्टोफर का जवाब सुनते ही हैरी ने राहत की सांस ली। कुछ देर पहले जब हैरी ने देखा कि क्रिस्टोफर खुद अनिका के लिए खाना पका रहा था तब हैरी को ये शक हुआ था कि क्रिस्टोफर कहीं उस लड़की के प्यार में तो नहीं था। मगर इस वक्त जब क्रिस्टोफर ने यह बताया कि वो लड़की उसकी गुलाम थी तब हैरी ने एक लंबी राहत की सांस छोड़ी। मगर तभी क्रिस्टोफर ने हैरी को एक हैरान कर देने वाली बात कही। क्रिस्टोफर ने हैरी से कहा, हाँ, वो लड़की मेरी गुलाम है, मेरी पर्सनल गुलाम। हैरी क्रिस्टोफर का इशारा अच्छी तरह से समझ गया था। वो अपना सर झुकाकर वहीं पर खड़ा रहा। क्रिस्टोफर ने थाली से आखिरी निवाला खाते हुए अपनी उंगलियां चाटी और खाली प्लेट हैरी के हाथ में दे दी। वहां ऊपर अलेक्जेंडर को जिस बेडरूम में अनिका ने सुलाया था, जब अनिका उस बेडरूम के दरवाजे पर पहुंची तब उसके कानों पर उस लड़की की आवाज़ पड़ी जो लड़की अनिका को नीचे हैरी के साथ मिली थी। वो लड़की ऊंची आवाज़ में अलेक्जेंडर से कह रही थी, मेरा काम यहाँ पर मेरे मालिक के लिए खाना बनाना है, तुम्हारे लिए नहीं। मगर फिर भी मुझे मजबूर किया गया कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं। कुछ देर पहले वो लड़की अलेक्जेंडर के कमरे में खाने की प्लेट लेकर दाखिल हुई थी। अलेक्जेंडर ने जैसे ही उस लड़की को अपने कमरे में अंदर आते हुए देखा, अलेक्जेंडर अपने बिस्तर से उठ गया। उस लड़की ने अलेक्जेंडर के सामने खाने की प्लेट रखी। जब ढकी हुई प्लेट को उस लड़की ने अलेक्जेंडर के सामने खोला तो अलेक्जेंडर ये देखकर चौंक गया कि उस प्लेट में अलेक्जेंडर के लिए पास्ता बनाया गया था। अलेक्जेंडर ने ऐसी जगह पर एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई उसके लिए पास्ता बनाकर लाएगा। मगर उस पास्ता का रंग देखकर अलेक्जेंडर को कुछ गड़बड़ नजर आने लगी। जब अलेक्जेंडर ने उस पास्ता को सूंघ कर देखा तो अलेक्जेंडर को एहसास हुआ कि वो पास्ता आम पास्ता से काफ़ी अलग था। उसका सॉस काफ़ी फीका नजर आ रहा था।
न ही ठीक से चीज़ डली हुई थी और न ही पास्ता का कलर आम पास्ता जैसा था। मगर इससे पहले कि अलेक्जेंडर उस लड़की को कोई सवाल कर पाता, उस लड़की ने अलेक्जेंडर से पूछा, क्या तुम क्रिस्टोफर के नाजायज बेटे हो? उस लड़की के मुंह से ऐसी बात सुनकर अलेक्जेंडर को गुस्सा आ गया। अलेक्जेंडर महज 6 साल का था, मगर नाजायज शब्द का मतलब वो अच्छी तरह से समझ पा रहा था। जब वो पहली बार मारवा हाउस में आर्यन और रिया को मिला था, तभी मारवा हाउस में रह रहे बाकी लोगों ने कई बार इस तरह से ताना मार मार के अलेक्जेंडर को इमोशनल चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। उस वक्त इंटरनेट पर अलेक्जेंडर ने नाजायज शब्द का मतलब अच्छी तरह से समझ लिया था। उस लड़की को तेज नज़रों से देखते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, नहीं, मैं उनका बेटा नहीं हूँ। पिछले 2 दिनों से क्रिस्टोफर जिस तरह से अलेक्जेंडर से पेश आ रहा था, अलेक्जेंडर भी क्रिस्टोफर से काफ़ी नाराज हो गया था। उसके बाद इस लड़की ने जब अलेक्जेंडर को नाजायज कहकर पुकारा तो क्रिस्टोफर के लिए अलेक्जेंडर के मन में गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। जैसे ही उस लड़की ने अलेक्जेंडर के मुंह से ये सुना कि अलेक्जेंडर क्रिस्टोफर का नाजायज बेटा नहीं था, उस लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बिस्तर पर अलेक्जेंडर के बगल में बैठते हुए इस लड़की ने अलेक्जेंडर से पूछा, तो तुम्हारी माँ का हमारे मालिक के साथ क्या रिश्ता है? अलेक्जेंडर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़की किस तरह के सवाल क्यों पूछ रही थी। अलेक्जेंडर ने जब चम्मच में पास्ता का एक निवाला लिया तब उसे एहसास हुआ कि पास्ता बिल्कुल खाने लायक नहीं था। चम्मच दोबारा प्लेट में रखते हुए अलेक्जेंडर ने उस लड़की से कहा, यह पास्ता खाने लायक नहीं है। उस लड़की के हाथ में एक और प्लेट थी जो ढकी हुई लग रही थी। इससे पहले कि वो लड़की कोई रिएक्ट कर पाती, अलेक्जेंडर ने उस लड़की के हाथ से वो खाने की प्लेट ले ली और ऊपर से ढक्कन हटा दिया। अलेक्जेंडर ने देखा कि उस प्लेट में रखा हुआ पास्ता काफ़ी अलग था। उस पर चीज़ अच्छी तरह से डली हुई थी और उसका सॉस भी बिल्कुल गाढ़ा था। उस पास्ता को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पास्ता काफ़ी डिलीशियस था। अलेक्जेंडर को काफ़ी भूख लगी थी, इसलिए अब अलेक्जेंडर ने अपने हाथों में पकड़ी हुई चम्मच उस पास्ता की प्लेट में डालने की कोशिश की। उस लड़की ने अलेक्जेंडर के हाथों से वो प्लेट छीनते हुए कहा, तुम भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह बेशरम हो। तुम्हारे अंदर भी मैनर्स नहीं हैं। तुम्हारी माँ भी यहाँ आकर मुझ पर हुक्म चलाने लगी। मगर इतना समझ लो तुम दोनों, मैं यहाँ मालिक के लिए खाना बनाती हूँ। मैं तुम लोगों की नौकर नहीं हूँ और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मालिक के नाजायज बेटे हो। तुम नाजायज हो, इसलिए इस तरह की हरकतें करते हो। उस लड़की के मुंह से दोबारा ये शब्द सुनकर अलेक्जेंडर के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। अलेक्जेंडर ने उस लड़की ने पहले जो प्लेट अलेक्जेंडर को थमाई थी, उस प्लेट को फिर से अपने हाथों में पकड़ लिया और जोर से उस प्लेट को उस लड़की की ओर फेंका। उस प्लेट के अंदर रखा हुआ सारा पास्ता उस लड़की के कपड़ों पर जा गिरा और बर्तन नीचे ज़मीन पर गिर गया। अलेक्जेंडर की इस हरकत को देखकर उस लड़की का पारा भी 7वें आसमान पर चढ़ गया। अपने हाथों में पकड़ी हुई प्लेट को एक साइड टेबल पर रखकर उस लड़की ने अपनी स्लीव्स ऊपर चढ़ाते हुए अलेक्जेंडर से कहा, रुक जाओ, तुम शैतान के बच्चे, ऐसे सुधरोगे नहीं। तभी अलेक्जेंडर ने भी अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए उस लड़की से कहा, मुझे गालियां मत दो। मुझे गाली देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। उस लड़की ने भी पलट कर जवाब देते हुए कहा, और तुम भी सुन लो कि तुम भले ही मालिक के नाजायज बेटे हो, मगर मैं यहाँ सिर्फ मालिक के लिए काम करती हूँ। तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगी और इस वक्त मैं तुम्हें ऐसा मजा चखा दूंगी कि तुम ज़िंदगी भर याद रखोगे और मुझसे रिस्पेक्ट से बात किया करोगे। ये कहकर जैसे ही उस लड़की ने अलेक्जेंडर पर हाथ उठाने के लिए अपना हाथ उठाया, दरवाजे पर खड़ी अनिका कमरे के अंदर आ गई और उसने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। उस लड़की ने भी तेज़ी से अनिका का हाथ झटक दिया। अनिका को क्रिस्टोफर ने जो टैबलेट खिलाई थी उसकी वजह से अनिका के मसल्स में ज़्यादा पावर नहीं थी और इसलिए अनिका ज़्यादा शक्ति से उस लड़की का हाथ नहीं पकड़ पाई थी। जैसे ही वो लड़की अनिका से अपना हाथ छुड़ाकर अलेक्जेंडर की ओर आगे बढ़ने लगी, अनिका ने अपने शरीर की पूरी ताकत इस्तेमाल करके पास पड़ी एक पुरानी सी लकड़ी की चेयर उठाकर उस लड़की के पैरों के पास फेंकी। लकड़ी की चेयर जैसे ही उस लड़की के पैरों पर पड़ी, वो लड़की उस चेयर से टकराकर सीधे ज़मीन पर गिर पड़ी। अपनी मम्मा को कमरे में आया हुआ देखकर अलेक्जेंडर भी बिस्तर से उठकर दौड़कर अनिका के पास आया और अनिका के पैरों से लिपटकर अनिका के पीछे छुप गया। ज़मीन पर गिरी उस लड़की ने अपने आप को संभाला और अपने पैरों पर खड़े होते हुए अनिका से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? क्या तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? देखो अब मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। अभी इसी वक्त मैं तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ मालिक से, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ और मुझ पर हाथ उठाने का क्या अंजाम हो सकता है। अनिका भी जानना चाहती थी कि वो लड़की कौन थी और यहाँ किस हैसियत से रह रही थी। तभी दरवाजे पर खड़े एक आदमी ने सख्त आवाज़ में उस लड़की से पूछा,
क्या हो रहा है यहाँ? दरवाजे पर खड़े क्रिस्टोफर की आवाज़ सुनते ही कमरे में खड़े सभी लोग बिल्कुल शांत हो गए। अनिका अब तक क्रिस्टोफर के स्वभाव को अच्छी तरह से जान चुकी थी। अपना मतलब पूरा होने के बाद क्रिस्टोफर कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर को काफ़ी गुस्से और नफरत से देखता था, और अनिका जान चुकी थी कि इस बार भी खाना बनाने वाली लड़की की कंप्लेंट की वजह से क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर को कुछ न कुछ जरूर सजा देगा। इसलिए अनिका ने घबराए हुए अलेक्जेंडर को अपने पीछे छुपा लिया। क्रिस्टोफर को दरवाजे पर खड़ा देखते ही खाना बनाने वाली लड़की दौड़कर क्रिस्टोफर के पास गई और क्रिस्टोफर का कंधा पकड़कर रोती हुई आवाज़ में कहने लगी, मालिक देखो ना, इस औरत ने मेरे साथ क्या किया। इस लड़के को जब मैंने भूखा देखा तब मुझे इसे पर दया आ गई। मैंने इसके लिए पास्ता बनाया। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि बड़े बड़े शहर में बच्चे इसी तरह का खाना खाना पसंद करते हैं। मैंने इतने प्यार से पास्ता बनाकर इसे खिलाने की कोशिश की, मगर ये लड़का तो उल्टा मुझ पर ही रोब झाड़ने लगा। कहने लगा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। यहाँ तक कि इसने पास्ते की प्लेट भी मुझे फेंक कर मारी। छोटे से बच्चे के अंदर ऐसे संस्कार देखकर मैंने इसे समझाने की कोशिश की कि बड़ों पर इस तरह से हाथ नहीं उठाया करते, मगर ये लड़का मुझसे बदतमीजी से बातें करने लगा। जब मैंने इसे समझाया कि इस तरह बड़ों को गालियाँ नहीं देते, तो अचानक ही इसकी माँ कमरे के अंदर आ गई और देखिए क्या किया इसने मेरे साथ। इतनी भारी कुर्सी मुझ पर फेंक कर मारी। तब मैं अच्छी तरह से समझ गई कि अगर माँ ही ऐसी है तो बच्चे के अंदर इसी तरह के संस्कार होंगे। यह कहने के बाद वह खाना पकाने वाली लड़की जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर तक सिसकियां लेने के बाद रोती ही आवाज़ में उस लड़की ने क्रिस्टोफर से कहा, मालिक मैं यहाँ आपके कहने पर आपके लिए खाना पकाती हूँ, मगर यह छोटा सा लड़का मुझसे कहने लगा कि तुम मेरी गुलाम हो और मैं जो कहूँगा वही तुम्हें करना होगा। अब आप ही बताइए मालिक, आपके अलावा मैं किसी और को अपना मालिक कैसे बना सकती हूँ। अनिका उस लड़की की बातें सुनकर हैरान हो गई थी, मगर अनिका जानती थी कि इस वक्त उस लड़की के साथ बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो लड़की झूठ बोल रही थी और अनिका और अलेक्जेंडर सच बोल रहे थे। इन सब बातों का इस जगह पर कोई वजूद नहीं था। अपने दोनों हाथ दरवाजे पर रखकर कुछ देर के लिए क्रिस्टोफर अनिका को देखता रहा। तभी अचानक क्रिस्टोफर ने अपने दोनों हाथ दरवाजे के कोनों से हटाए और अपनी जेब में हाथ डालकर उसने अपने चश्मे निकालकर पहन लिए और फिर उस खाना पकाने वाली लड़की की ओर देखकर कहने लगा, उस बच्चे को जो चाहिए वही उसे पकाकर खिलाया करो। उस लड़की की कही हुई हर बात तुम्हें माननी होगी। क्रिस्टोफर के मुंह से ये बात सुनकर खाना पकाने वाली लड़की काफ़ी हैरान हो गई। हालांकि अनिका और अनिका के पीछे छिपा अलेक्जेंडर भी क्रिस्टोफर की यह बात सुनकर काफ़ी हैरान हो गए थे। तभी क्रिस्टोफर ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालते हुए उस खाना पकाने वाली लड़की से कहा, आज के बाद मेरी फेवरेट बनने के लिए अगर तुमने इस तरह की झूठी कहानियों का सहारा लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार क्रिस्टोफर की बात सुनने के बाद उस लड़की की आंखों से सचमुच के आंसू टपकने लगे। उसने सिसकती हुई आवाज़ में क्रिस्टोफर से कहा, मगर क्रिस्टोफर मालिक, यहाँ पर आपके अलावा किसी और का हुक्म कैसे चल सकता है। तभी उस लड़की के कानों पर एक ऊंची आवाज़ पड़ी, क्रिस्टोफर नहीं, मुझे आशीष कहकर पुकारा करो। वो लड़की दंग रह गई। यह बात सुनते ही अनिका ने राहत की सांस ली। अनिका समझ गई थी कि क्रिस्टोफर इस वक्त आशीष के शरीर से जा चुका था और आशीष ने फिर से अपने शरीर पर कब्जा कर लिया था। आशीष ने बेडरूम के बाहर देखकर आवाज़ लगाते हुए हैरी को बुलाया। हैरी जैसे ही आशीष के पास आया, आशीष ने खाना पकाने वाली लड़की की ओर इशारा करते हुए हैरी से कहा, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ और इस लड़की को थोड़ी सी तमीज़ सिखाओ। बच्चों के साथ किस तरह से पेश आते हैं, अगर इसे ना आता हो तो इसे अच्छी तरह से सिखाओ और अभी के अभी किसी और से कहकर बच्चे के लिए खाना बनवाओ। हैरी समझ गया था कि उसका बॉस कुछ अलग ही मूड में था। अगर उसे ज़्यादा इरिटेशन हुई थी तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए रोती हुई सिसकती हुई लड़की को कंधों से पकड़कर हैरी अलेक्जेंडर के बेडरूम से बाहर ले जाने लगा। वो लड़की लगातार अपने मालिक की ओर देखकर कहती रही, मालिक, उस औरत के बच्चे के लिए आप मेरे साथ जो कुछ भी कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। मैंने आपकी सेवा की है, मैं आपको अपना मालिक मानती हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जब हैरी उस लड़की को कमरे से बाहर ले गया तो कमरे में कुछ देर तक बिल्कुल शांति छाई रही। आशीष अपना सिर झुकाकर अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ देर तक अपनी जगह पर खड़ा रहा। अनिका एक बार कंफर्म कर लेना चाहती थी कि उसके सामने खड़ा आदमी सचमुच आशीष ही था और क्रिस्टोफर पूरी तरह से उस शरीर से निकल चुका था। धीरे से अपने कदम आशीष की ओर आगे बढ़ाते हुए अनिका ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, क्या तुम सचमुच आशीष ही हो या फिर से तुम्हारी कोई नई चाल है।
अनिका के सामने खड़े आशीष ने अपने चेहरे के चश्मे उतारे, फिर उन्हें साफ करते हुए वापस पहन लिया और अनिका से कहा, तुम रिलैक्स कर सकती हो, मैं आशीष ही हूँ। आशीष के मुंह से यह बात सुनते ही अनिका और अलेक्जेंडर दोनों ने राहत की सांस ली। हालांकि अलेक्जेंडर अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि वो जिसे इतने सालों से अपना डैड समझ रहा था वो स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार था। मगर कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर को इतना तो पता चल गया था कि जब भी उसके डैड इस तरह की आवाज़ में बात करते हैं तब वह काफ़ी अच्छी तरह से पेश आते थे। ज़मीन पर पड़ी लकड़ी की छोर को उठाते हुए आशीष ने अनिका से कहा, माफ़ करना, वो तुम्हें ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। आशीष की ओर हैरानी से देख रही अनिका ने धीमी आवाज़ में आशीष से पूछा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या हम दोनों इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो क्रिस्टोफर सुन पा रहा है? अलेक्जेंडर बड़े ही ध्यान से आशीष और अनिका के बीच हो रही बातों को सुन रहा था। आशीष ने जब अलेक्जेंडर को इतनी ध्यान से सारी बातें सुनते हुए देखा तो अनिका को इशारा करते हुए आशीष कमरे के कोने में ले गया और धीमी आवाज़ में कहने लगा, नहीं, फिलहाल वो हमारी कोई बात नहीं सुन सकता, मगर हाँ, हम दोनों जब भी आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तब उसे सब कुछ पता चल जाता है। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। एक ही दिमाग में रहने वाली दोनों पर्सनैलिटीज़ आपस में इस तरह से जुड़ चुकी थी कि चाहकर भी आशीष अपने मन की बातें क्रिस्टोफर से नहीं छुपा सकता था। हालांकि इस वक्त अनिका के सामने जो इंसान खड़ा था वो आशीष डोगरा ही था, मगर अनिका ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि जब क्रिस्टोफर वापस लौटेगा तो वो ज़रूर आशीष से पूछताछ करेगा। मगर इस वक्त अनिका आशीष से जो बात करना चाहती थी वो बेहद ज़रूरी थी। अनिका ने आशीष से कहा, क्या तुमने कभी साइकोथेरेपी के बारे में सुना है? साइकोथेरेपी का नाम सुनते ही आशीष के चेहरे पर काफ़ी परेशानी नजर आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आशीष ट्रीटमेंट के बारे में सुनकर काफ़ी हैरान रह गया था। उसने शायद इससे पहले इस ट्रीटमेंट के बारे में कभी सोचा नहीं था, मगर आशीष अच्छी तरह से जानता था कि अनिका कितनी काबिल डॉक्टर थी। अनिका ने आज तक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस बड़ी ही आसानी से सॉल्व किए थे। दुनिया भर के न्यूरोसर्जन में अनिका का नाम सबसे ऊपर लिया जाता था। अगर अनिका ने इस ट्रीटमेंट के बारे में बात कही थी तो ज़रूर कुछ सोच समझकर कही होगी। कुछ देर अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद आशीष ने अनिका की ओर देखकर कहा, क्या इस ट्रीटमेंट के बाद क्रिस्टोफर हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा? क्या मुझे मेरा शरीर वापस मिल जाएगा? आशीष बड़ी ही बेसब्री से अनिका के जवाब का इंतजार कर रहा था। कुछ देर तक मन ही मन सोचने के बाद अनिका ने आशीष से कहा, देखो, सच कहूँ तो क्रिस्टोफर को मारना नामुमकिन है। अनिका की ये बात सुनकर आशीष के चेहरे पर फिर से मायूसी छा गई। आशीष ने अपनी नज़रें झुका ली। आशीष को हल्की हल्की खांसी भी आने लगी थी। आशीष को कमरे में रखा पानी का गिलास देते हुए अनिका ने कहा, मगर हाँ, मेरे पास एक तरकीब है जिसकी वजह से क्रिस्टोफर तुम्हें कभी भी ज़िंदगी में दोबारा परेशान नहीं कर पाएगा। आशीष अनिका की बात समझ नहीं पा रहा था। अनिका ने अपनी पूरी बात समझाते हुए आशीष से कहा, देखो, जिस तरह कोई जंगली जानवर पागल हो जाता है तो उसे एक पिंजरे में कैद कर लिया जाता है, जिसकी वजह से वह बाकी इंसानों को और बाकी जानवरों को तकलीफ ना पहुंचाए। ठीक उसी तरह हम क्रिस्टोफर को एक पिंजरे में कैद कर सकते हैं जिससे वो कभी आज़ाद नहीं हो पाएगा। देखो, क्रिस्टोफर कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं है जिसे आसानी से गोली देकर शरीर से निकाला जाए, ना ही वो कोई जीव है जो ज़िंदगी और मौत के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। क्रिस्टोफर एक सोच है, एक एहसास है, और सोच को ख़त्म कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मगर हाँ, सोच को बदला जा सकता है। अगर सब कुछ सही चला और तुमने मेरा साथ दिया तो हो सकता है कि हम क्रिस्टोफर को हमेशा हमेशा के लिए किसी ऐसे पिंजरे में कैद कर लें और तुम्हारे ही मन के अंदर इतनी गहराइयों तक उसे दफन कर दें कि वो कभी लौट कर वापस सतह पर पहुंच ही ना पाए। अनिका की बातें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, मगर आशीष अच्छी तरह से समझ पा रहा था कि अनिका क्या कहना चाहती थी। आशीष ने अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद अनिका से पूछा, मुझे बताओ कि ये इलाज करने में कितना वक्त लगेगा? मेरा मतलब है, ये जो कुछ भी तुम कह रही हो उसे अचीव करने में हमें कितना टाइम लगेगा? अनिका ने एक लंबी राहत की सांस लेते हुए आशीष से कहा, देखो, वक्त का तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये न्यूरोलॉजिकल इशू है। दिमागी बीमारियों के इलाज में कितना वक्त लग सकता है ये कहना तो बहुत मुश्किल है। कभी कभी 1 सेशन, कभी 2, कभी 6 महीने, तो कभी 6 साल। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि क्रिस्टोफर तुम्हारी सोच के अंदर कितना गहरा उतर चुका है। फिलहाल तुम्हारी कंडीशन देखकर मुझे लग रहा है कि क्रिस्टोफर को तुम्हारे जहन से बाहर निकालना इतना भी आसान नहीं होने वाला है। मगर तुम ऐसा कुछ क्यों पूछ रहे हो? तभी आशीष ने जवाब देते हुए कहा, देखो, सच कहूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्रिस्टोफर अब मेरे अंदर रहे
या ना रहे, मेरी ज़िंदगी में कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है जीने के लिए। सच कहूँ तो मुझे अब जीने की ज़्यादा तमन्ना भी नहीं है। क्रिस्टोफर मेरे अंदर से चला जाए या मेरे साथ रहे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर इस वक्त हम क्रिस्टोफर को चाहकर भी मेरी ज़िंदगी से दूर नहीं कर सकते। अनिका आशीष की यह बात सुनकर हैरान रह गई। आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अभी तक मुझे ये नहीं पता चल पाया है कि क्रिस्टोफर ने V16 पाउडर कहाँ छुपाया है। इससे पहले कि मैं ये जान सकूं कि V16 पाउडर का आखिरी डोज क्रिस्टोफर ने कहाँ छुपाया है, हम चाहकर भी क्रिस्टोफर को मेरी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकते। अब तो मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया है, किसी भी तरह V16 पाउडर का आखिरी डोज हासिल करके हम अलेक्जेंडर का इलाज करें। अलेक्जेंडर का इलाज हो जाए, उसके बाद मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं होगा। आखिर मेरी ज़िंदगी में अब कितने ही दिन बच गए हैं, और जिस दिन मेरी मौत होगी मेरे साथ साथ क्रिस्टोफर भी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा। इसलिए क्रिस्टोफर को इस वक्त मेरे साथ जुड़े रहना होगा। जिस तरह अपने मतलब के लिए वह अब तक सब कुछ अपने प्लान के हिसाब से चलाता रहा है, अब उसी तरह मेरे मतलब के लिए मैं अब क्रिस्टोफर के साथ रहूँगा। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि मैं कभी कभार अपने शरीर में लौटकर फिर से अपने शरीर पर कुछ वक्त के लिए अपना कब्जा कर सकूं। अपने ही घर में चोरों की तरह रहता हूं, कुछ वक्त यहाँ पर सुकून के गुजार सकूं, यही मेरे लिए बहुत है। अनिका भी अच्छी तरह से समझ पा रही थी कि अगर क्रिस्टोफर के जरिए आशीष को V16 पाउडर के आखिरी डोज तक पहुँचना था तो क्रिस्टोफर का आशीष के शरीर में रहना बहुत ज़रूरी था। अनिका को आशीष की कंडीशन के लिए काफ़ी सारी फील हो रहा था, मगर वो भी मजबूर थी। अगर अलेक्जेंडर को बचाने के लिए V16 पाउडर ज़रूरी ना होता तो अनिका ने किसी भी कीमत पर आशीष की मदद करके क्रिस्टोफर को उसकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया होता। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद अनिका ने आशीष के कंधों पर हाथ रखकर कहा, ठीक है, हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा, उसके बाद हम तुम्हारा इलाज ज़रूर शुरू कर देंगे। हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।